हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब लोग एकदम बहुत झकास हो गए, आपका रिवीजन एकदम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा और मैंने जो कुछ भी वीडियोस आपके लिए बनाया आपने वो सब देख लिया होगा। आपको तो पता है कि हम हिस्ट्री सिविक्स का और ज्योग्राफी का सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने उसके लिए बहुत सारे वीडियोस बना रखा है, तो आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो जाके एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। मैंने हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी के लिए कुछ वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में और भी वीडियोस आने वाले हैं और वो रैंडमली कोई भी दिनों में और कोई भी डेट और टाइम्स में वो आने वाले हैं। तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी एक नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। हिस्ट्री सिविक्स का सीरीज हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं और आज हमारा हिस्ट्री पार्ट को करने का बारी है। हमने सिविक्स पार्ट को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जहाँ पे यूनियन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जैसे टॉपिक को हम कवर कर लिया है। टॉपिक कवर उस तरीके से किया जा रहा है जैसे कि आपके इस बार के बोर्ड्स में आने की संभावना है। तो जो रिलेवेंट टॉपिक्स है मैंने वो सारे टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना लिया है, आप आराम से जाके देख लीजिए। एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा, एक ही बार देखना पड़ेगा। सारे के सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक से आएंगे, बाहर से कुछ भी नहीं आएंगे, पर्सनल गारंटी। ठीक है, सो आज का टॉपिक हम बढ़ते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हाई वैल्यू टॉपिक है। वो हाई वैल्यू किस लिए? क्योंकि ये कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगा कि हर साल का बोर्ड एग्जामिनेशन में ये टॉपिक से एक लेंथी क्वेश्चन आता ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि इजी होते हैं, एकदम आराम से आप मार्क फेच कर सकते हैं, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इसके आते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका वेटेज देखने को मिलेगा, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कंसिस्टेंटली बहुत सालों से बार बार आता रहा है। सो 10 से 20 मार्क के अंदर का आप यहाँ से इजीली स्कोर कर सकते हैं इसी चैप्टर से। सो आइए अब इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट, और जब ये चैप्टर को करेंगे स्टार्ट उससे पहले आप नोटबुक वगैरह पकड़ ले, ऐसे एक रफ शीट में एक पेन वगैरह ले ले ताकि आप उसको कुछ कुछ पेन डाउन कर सकेंगे। आराम से एक जगह में आप बैठिए, क्योंकि मैं आपको पहले से भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, बस आपको एक ही वीडियो देखना पड़ेगा और एक वीडियो देख के आप जब जाएंगे तो इसके बाद आपको सारे PYQs लगाने। एक बार आप PYQs लगा लीजिए और फिर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आप सही बोले थे, आपका वीडियो देखते हुए हमने वही पढ़ा और देखना क्वेश्चन भी इन्हीं टॉपिक में से आया। सो अभी कर लेते हैं हम आज का टॉपिक स्टार्ट। चलो, तो सबसे पहला एक चीज हम जानेंगे। देखो, एकदम आराम से दिमाग खोल के आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, कैसे बोलना चाह रहा हूं। ध्यान से समझना। हमेशा जब कभी भी इतिहास का आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, आज से लेके इन फ्यूचर में कभी भी, तो हमेशा उन टॉपिक के कुछ कुछ चीजें पढ़ने पड़ते हैं। क्या क्या कुछ कुछ चीजें पढ़ने पड़ेंगे? जैसे कि एक कॉजेस। तो कॉजेस आपको क्या बताएगा कि ये जो घटना हुआ, चाहे इतिहास का कोई भी घटना ले लो, चाहे कोई भी वॉर हो जाए, चाहे कोई दंगा फसाद हो जाए, चाहे कोई भी हिस्टोरिकल चीज ले लो या प्रेजेंट चीज ले लो, उन सब का कारण होता है। सो लड़ाई क्यों हुआ, उस क्यों का जवाब आपको कॉजेस पढ़ने से मिलेगा। पहला चीज ध्यान से समझना, हमें क्या जानना पड़ेगा? कॉजेस जानना पड़ेगा। कॉजेस जानने से हमें किन सवालों का जवाब मिलेगा कि ये घटना क्यों घटा, तो उसको कहते हैं उसके कॉजेस। दूसरा, उसके इवेंट्स। इवेंट्स में हम क्या जानेंगे कि ये घटना जो भी घटा ये कैसे घटा। मतलब एक तो हमें ये पता है कि घटना हुआ है, सो हुआ है तो कुछ तो कारण होगा। अब कारण होने के बाद में ये चीज कैसे घटा, मतलब उसका टाइम लैप्स वो बताएगा, टाइमलाइन उसको कवर कराएगा कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। इसको कहते हैं इवेंट्स। उसके बाद में ये घटना का परिणाम या रिजल्ट या इसका प्रभाव क्या पड़ा, इंपैक्ट, इससे हमें क्या एक चीज का सवाल का जवाब मिलेगा, इससे हमें एक चीज का सवाल का जवाब मिलेगा। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, या फिर उसका प्रभाव या असर क्या हुआ। सिंपल है। सो आज से लेके आप कोई भी चीज को अगर जानना चाहते हो और समझना चाहते हो, आपको सिर्फ यही 3 चीज पढ़ना पड़ेगा कि कैसे हुआ,
या उनका कारण क्या था, वो चीज कैसे आगे बढ़ता रहा जिसको हम इवेंट कहते हैं, और होने के बाद का परिणाम क्या था या फिर उसके इम्पैक्ट क्या था। यहां तक क्लियर है? ये 3 चीज समझ में आए? क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ चैप्टर इधर हेल्प होगा बोल के नहीं, आपको ये जानना जरूरी कि हमें कोई भी टॉपिक को पढ़ना कैसा है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि आप अपना कौन सा करियर पाथ में हो। कुछ लोग को पता है, तो अगर भी आपको पता नहीं है और मान लो कि कल को कोई सोचा कि नहीं मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना है, या मुझे पीसीएस एग्जाम का तैयारी करना है, या मुझे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करना है, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन मिलेगा। इंफॉर्मेशन हिस्ट्री को आपको अवॉइड तो नहीं कर सकते, तो जो भी इंफॉर्मेशन है या तो उसको आंख बंद करके रट डालो, या उसको ऐसे समझो कि आपको समझने में भी आसानी हो, आप 5 चीज एक्स्ट्रा जान भी पाओ और इससे आपका दिमाग थोड़ा खुले भी। क्लियर है? तो यहां तक समझ में आ गया ये चीज क्या है। अच्छा, अब बढ़ते हैं इसका एक चीज के ऊपर। क्या है? देखो, इसको मैं कहता हूं पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी। ध्यान से समझना, 1857 का भी पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अभी आप यहां पे कॉमनली ये चीज समझने में आपको एक चीज तो आता है कि कोई चीज जो मेरे नजर में एक अलग उसका छवि बना रहता है, जरूरी नहीं है कि वैसा छवि आपके नजर में भी हो। कहने का मतलब यह है कि कुछ कुछ चीजों को देखने का नजरिया हम लोग का अलग होता है। किसी चीज को मैं देखूंगा तो उसका नजरिया अलग है, किसी चीज को आप देखोगे तो उसका नजरिया अलग है। उसी हिसाब से 1857 का जो घटना हुआ, इसको हिस्टोरियन लोग 2 चीजों से देखते हैं, 2 तरीके के नजरों से देखते हैं। 2 तरीके का नजर क्या है? एक है ब्रिटिश का नजर, दूसरा इंडियन का नजर। एकदम ध्यान से समझना। अब देखो, ब्रिटिश के लिए ये लड़ाई कुछ उसका और मान्यता था, मगर हम इंडियंस के लिए इसका मान्यता कुछ और था। तो उन लोग क्या बोलते थे? उन लोग ये कहते थे ब्रिटिश लोग, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता है तो 1857 का लड़ाई किसके लिए है? एक कंपनी के विरुद्ध में था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्या करने आया था? इंडिया में लूट मचाने आया था, इंडिया को लूटने आया था, और इंडिया को उसने अच्छे खासे तरीके से लूट लिया। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं, बैकग्राउंड बता रहा हूं। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन का सिर्फ अकेला आया था? नहीं, हमारे साथ और कौन कौन गया था? पोर्तुगल ये भी आए थे, फ्रांस ये भी आया था, नेदरलैंड ये भी आया था, डेनमार्क ये भी आया था, और इंग्लैंड या ब्रिटेन ये भी आए थे। इन सब में लड़ाई होते होते पोर्तुगल गया, फ्रांस गया, नेदरलैंड गया, डेनमार्क गया, बच गया कौन? सिर्फ एक, ब्रिटेन। और ब्रिटेन, मैंने इंग्लैंड लिखा है, उसमें टेंशन मत लेना। ब्रिटेन एक ही चीज रह गया, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका रह गया। क्या करने के लिए? इंडिया को लूट मार मचाने के लिए। इसीलिए आप कभी भी जब अब गोवा जाओगे तो वहां पे देखना, गोवा में थोड़ा थोड़ा पोर्तुगीज लोग का फुटप्रिंट है। फुटप्रिंट है का मतलब क्या है? कुछ निशानियां, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, वहां के लोकल भाषाएं, कुछ कुछ कल्चर आपको पोर्तुगल से सिमिलर मिलेगा। कहां पे? अगर आप गोवा गए तो। अगर आप कभी भी यहां पे पुडुचेरी घूमने गए तो वहां पे देखना थोड़ा थोड़ा आपको फ्रांस का छाप मिलेगा। क्यों यहां पे उनका छाप सब मिल रहा है, या उनके निशानियां क्यों मिल रहे हैं? निशानियां का मतलब क्या? उनका कल्चर, उनका आइडेंटिटी, उनका घर का डिजाइन, वो इसीलिए क्योंकि इन लोग भी हमारे यहां राज करने आए थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर उनमें से एक है। अब ब्रिटिशर का ये अगेंस्ट में उनका लड़ाई हुआ था। ओवरऑल थोड़ा सबको पता है ना। अब यहां पे ब्रिटिश लोग के लिए लड़ाई हुआ था, तो ब्रिटिश लोग इसको बहुत गुस्से के तौर पे देखे थे। ये उन लोग देखे थे कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे खिलाफ ऐसा करने के लिए। तो उन लोग इसको बहुत नेगेटिवली इसको देखते हैं। अब नेगेटिव देखेंगे तो उनका फीडबैक या उनका जो व्यू पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ व्यू इस लड़ाई को लेके, वो भी नेगेटिव होगा। तो इन लोग इसको नेगेटिवली क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी। देखो, दो वर्ड से बना है, सिपॉय म्यूटिनी। सिपाही का मतलब होता है सोल्जर, और म्यूटिनी का मतलब होता है विद्रोह। म्यूटिनी का मतलब क्या है? विद्रोह। अगर अपने लोगों से लड़ने लगे तो उसको कहते हैं विद्रोह। एक एग्जांपल के तौर पे ध्यान से समझना, मान लो आप बच्चे हो, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आपका फैमिली है। अगर आप अपने फैमिली के अंदर में ही मान लो आपके फादर के अगेंस्ट में, पेरेंट के अगेंस्ट में अगर कुछ बात उठाने लगे, उनके अगेंस्ट में जाने लगे, तो उसको विद्रोह कहा जाएगा। तो विद्रोह का मतलब क्या होता है? जब अपनों से लड़ा जाता है तो विद्रोह, जब किसी और से लड़ा जाता है तो वो होता है युद्ध और लड़ाई। दोनों सिमिलर है। वॉर और रिवोल्ट में ये फर्क है। रिवोल्ट हमेशा अंदर से उपजता है, और वॉर हमेशा हम ऑपोजिट, दो एंटिटी के
ऑपोजिट में ये दोनों चीज एक्टिविटी होता है। सो ये वाला था सिपाही म्यूटिनी। क्यों इन लोग बोले कि सिपाही विद्रोह? क्योंकि ये सिपाही किसके थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ही थे जो लोग विद्रोह किए, इसीलिए इनके लिए ये एक विद्रोह दिखा कि छी इन लोग विद्रोह कर गए, नमक हरामी किए इन लोग, ऐसा बोला जाता है ब्रिटिशर के नजर से। पर हमारे नजर से तो नहीं, हमारे नजर में क्या था? ये हमारे नजर में आजादी का पहला लड़ाई। सो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था हमारे लिए। हम आजाद कब हुए? 1947। पर 1947 पे आजाद होने का जो पहला शुरुआत हो चुका था, कौन सा पहला शुरुआत जो हो चुका था, वो है 1857। क्लियर है? तो यहां पे दो पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है। ब्रिटिश लोग इसको बोलते हैं सिपाही म्यूटिनी और इंडियंस लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यहां तक ठीक है। एक फनी बात पता है क्या है? एक फनी बात यह है कि क्या ये आजादी का पहला लड़ाई था? ये तो कंट्रोवर्शियल चीज है, हम इस पे आएंगे और कभी और बात करेंगे। इतिहास अगर आपको जानने को मिलेगा थोड़ा सा, तो आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि ये इतिहास का पहला लड़ाई नहीं था जो हम ब्रिटिशर के खिलाफ लड़े थे। इतिहास का जो पहला लड़ाई था वो कहीं और नहीं, वो हमारे ओडिशा में शुरुआत हुआ था 1817 में। सो 1817 में एक विद्रोह शुरुआत हुआ था, ठीक है। और वो 1817 का जो विद्रोह हुआ था वो इतना खतरनाक हुआ था और इसीलिए ब्रिटिशर लोग इसको पूरा दबा दिए थे, एक साथ में इसको पूरा कुचल दिए थे। और कुचलने के बाद में ये मूवमेंट को पूरा सप्रेस किया गया। इसीलिए ओडिशा लोगों का ये एक डिमांड ये भी रहता है कि आप 1857 को मान्यता तो दे रहे हो कि ये आज़ादी का पहला लड़ाई था, मगर ओडिशा वासी अभी भी कह रहे हैं कि आज़ादी का पहला लड़ाई नहीं था, आज़ादी का पहला लड़ाई 1817 में यहाँ पे हुआ था। और 1817 का जो लड़ाई हुआ था, इतना विध्वंस हुआ था, इतना हमने ब्रिटिशर के खिलाफ वहां पे जाके खड़ा हुए थे, मगर इस चीज को इतिहास में हमें मान्यता नहीं दिया जाता है। मगर आप अगर इतिहास में जाके देखेंगे तो 1817 भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्लियर है? तो ये वाला आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। 1817 का तो मैंने एक हल्का सा झलक दिया था, बट यहाँ पे हम दो चीज जाने, क्या कि कोई भी हिस्ट्री को पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे। उसके बाद में ये जो 1857 है ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से आया है, मतलब ये दो नाम है इसका अलग है। इसको सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं और इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। सिपाही म्यूटिनी क्यों कहते हैं? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर लोग इस रिवोल्ट में शामिल थे जो कि ब्रिटिशर के खिलाफ लड़े थे। इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि आजादी का ये पहला लड़ाई माना जाता है, क्योंकि बाद में जो कुछ भी इंडिपेंडेंस का मूवमेंट हुआ वो लोग सब अपना इंस्पिरेशन कहां से डिराइव किए थे? इसी मूवमेंट से, इसी वो बैटल से, और इसीलिए ये बैटल इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखते हैं कि इसके अलग अलग कॉजेस क्या क्या है और हर एक कॉजेस को पढ़ के अच्छी तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले कॉजेस को हम जान लेते हैं कि इनके क्या क्या कारण है। अगर आप ब्रॉडली देखा जाए तो इनके बहुत सारे कारण अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। सबसे पहला कारण इनका होता है पॉलिटिकल कारण। पॉलिटिकल कारण मतलब समझ में आता है, मतलब राजनीति, मतलब राज करने का नीति, रूल करने का कुछ रूल्स, मतलब किसी लोगों के ऊपर राज करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनाया जाता है, उसको कहते हैं राजनीति। तो कुछ कुछ राजनीतिक कारण भी थे। उसके बाद कुछ कुछ सोशियो रिलीजियस कारण भी थे। सोशियो रिलीजियस मतलब कुछ कुछ हमारे सोसाइटी से रिलेटेड और कुछ कुछ हमारे धर्म से रिलेटेड, ये भी कारण बने, ये भी कॉजेस हैं एक अलग कैटेगरी के। और एक कैटेगरी यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस का मतलब क्या है? मतलब ऐसे कारण जो कि अर्थव्यवस्था या पैसों से जुड़े हैं। कुछ और एक कारण क्या होता है? और एक कारण है मिलिट्री कारण या मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री कॉजेस मतलब यहाँ पे सिंपल समझना, सोल्जर रिलेटेड, ठीक है। मैंने यहाँ आर्मी लिख दिया पर सोल्जर रिलेटेड, क्योंकि आज प्रेजेंट डे देखा जाए तो मिलिट्री का कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग होता है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी और कोस्ट गार्ड के थोड़े थोड़े आते हैं, पर ज्यादातर ये तीनों को देखा जाता है, थल सेना, वायुसेना और जमीन में चलने और जल के सेना, है ना। तो वो तीनों इंक्लूड होते हैं। पर उस जमाने में मिलिट्री कॉजेस का मतलब यहां पे समझ लेना। मिलिट्री कॉज मतलब यहां पे समझ में आया, मतलब वहां पे उस जमाने में जो उनका आर्मी के जो कुछ कुछ कॉजेस थे सोल्जर रिलेटेड डायरेक्ट थे। तो ये सारी चार कैटेगरी के कॉजेस पढ़ेंगे। इसके साथ में एक और एक कॉज हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, वो होता है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज क्या होता है?
इमीडिएट कॉज वो होता है जिन कारण के वजह से अचानक से ये बम फूटा। मतलब अगर 1857 एक बहुत बड़ा लड़ाई हुआ, इस लड़ाई को स्टार्ट करने के लिए एक चिंगारी का जरूरत पड़ता है, एक अचानक सा एक स्टिमुलस का जरूरत पड़ता है। तो वो स्टिमुलस या वो जो अचानक से हुआ वो चीज, उसको कहते हैं इमीडिएट कॉज। तो बेसिकली आपको 4 ब्रॉड कैटेगरी में कॉजेस पढ़ना पड़ेगा और एक इमीडिएट कॉज। एक चीज और याद रखना, ये आपके अंदर कैसा इमोशन को क्रिएट करेगा। जब मैं कहता हूं आपके अंदर, मतलब इंडियंस के अंदर, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आंसर लिखने में और ज्यादा आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। ये आपके अंदर, ये जब कॉजेस पढ़ोगे तो ये कॉजेस के जो रिजल्ट होंगे वो रिजल्ट 2 ही होते हैं। क्या 2 होते हैं? या तो इंडियंस के अंदर में वो एंगर जन्म देगा, लोग गुस्सा होंगे, ठीक है, या फिर उनके अंदर में मोटिवेशन का जन्म देगा। मोटिवेशन में वो बोलेगा, ये तो सेट हो गया कि चलो अब हम ये काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कॉजेस आपके अंदर 2 ही चीज को जनरेट करेगा और यही दोनों फैक्टर बनेंगे इतना बड़ा इवेंट को घटाने के लिए मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि आप अगर ध्यान से समझना, हम लाइफ में जो कुछ भी करते हैं वो कहीं ना कहीं हम इन दोनों कारण की वजह से ही करते हैं। या तो हमें किसी चीज से डर है, या तो अगर कोई एक इमोशन हमारे अंदर जनरेट कर रहा है, कुछ गुस्सा है, कुछ डर है, उसके वजह से कर रहा है, या आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ इमोशन के वजह से हम करते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं इमोशन ड्रिवन ही होता है। चाहे आप पढ़ाई डर से करो तो भी पढ़ाई है, चाहे आप पढ़ाई मोटिवेशन हो पाके करो वो भी पढ़ाई है, चाहे पढ़ाई आप केयर की वजह से पढ़ो, एनीथिंग, कोई भी एक्शन लेंगे उसके पीछे इमोशन होना जरूरी है। सो ये सारे कॉजेस इंडियंस के अंदर में ये 2 पर्टिकुलर इमोशन को जनरेट किए और यही 2 इमोशन होते हैं ड्राइविंग फैक्टर। किस चीज के लिए ड्राइविंग फैक्टर या ड्राइविंग फोर्स होते हैं? तब जाके उन्होंने 1857 का घटना का अंजाम दिया। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में है? अभी एक एक करके समझ लेते हैं कि इनमें क्या क्या कॉजेस है। पहले करेंगे पॉलिटिकल, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। चलो तो एक एक बार देख लेते हैं कि पॉलिटिकल कॉजेस में 5 मेन कॉजेस क्या क्या हैं, क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में आते हैं। मैं इसके एंड में आपको क्वेश्चंस भी बता दूंगा, जो क्वेश्चंस आपके इस बार के एग्जामिनेशन में आएंगे, जो कि बहुत ही इजी है और उसको आप प्रैक्टिस कर लोगे देन कहानी खत्म। सो एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसके कॉजेस है। सबसे पहला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, चलो इसके तहत मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है? सबसे पहला चीज ये है क्या, कोई अगर आपसे पूछेगा तो आप कहोगे सर ये एक पॉलिसी है, एक नियम है, एक रूल है। बहुत बढ़िया, एक पॉलिसी है, एक नियम है, एक रूल है, ठीक है। ये नियम लाया किसने? तो यहां पे आप बताओगे कि ये नियम लाया है लॉर्ड डलहौसी ने। क्या ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है? बिल्कुल हाँ सर, ये आ सकता है। बहुत बढ़िया। तो पहला चीज है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया किसने? सर लॉर्ड डलहौसी ने लाया। बहुत बढ़िया। सेकंड चीज, ये पॉलिसी में, ये डॉक्ट्रिन में होता क्या है? तो ध्यान से समझना, ब्रिटिश लोग इंडिया में चैरिटी करने नहीं आए थे, ब्रिटिश लोग इंडिया में कोई भलाई करने नहीं आए थे, वो लोग इंडिया को लूटने आए थे, जो कि बहुत हद तक लूट भी लिए। सो अभी जो आपको ब्रिटेन का चमक दिख रहा है वो चमक हमारे से छीना गया है। तो उन लोग लूटने आए थे। अब लूटने के लिए चाहिए जगह मतलब वो आए थे एक छोटा सा जगह का परमिशन लेके। जब मुगल्स लोगों से इंडिया में एंटर किए तो मुगल्स लोगों से परमिशन लेके हम छोटा जगह में बस ट्रेड करेंगे, मगर देखा जाए तो मतलब कुछ ही सालों में वो पूरा इंडिया में फैल गए। फैले कैसे? ऐसे सारे बेहुदा नियम लाके। अब ये नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना। अगर एक राजा है, ठीक है, कोई भी रूलर है, इस रूलर के जाने के बाद में उसका साम्राज्य पे कौन राज करेगा? उसका बेटा। ये तो लॉजिक डिक्टेट करता है ना कि अमरेंद्र बाहुबली के बाद में कौन आएगा? वो है महेंद्र बाहुबली, कि मतलब बाप के बाद तो उसका बेटा ही बैठेगा। दिक्कत कहां आता है? दिक्कत वहां आता है जहां पे जिस राजा का कोई भी उत्तराधिकारी ना हो। उत्तराधिकारी मतलब जो उसके बाद अब उसका गद्दी को संभाले, जिसको हम और भाषा में हम कहते हैं वारिस, इंग्लिश में कहते हैं लीगल हेयर। लीगल हेयर का मतलब यह है कि जो भी आपके जाने के बाद आपका जो वंशज होगा वो आपका गद्दी को संभालेगा। ये लॉजिक है। ब्रिटिश ने यहां पे तिगड़म लगा दिया। उन्होंने ये कहा कि ऐसे सारे किंगडम जहां पे कोई भी लीगल वारिस नहीं है, लीगल हायर नहीं है, तो उसको क्या करेंगे? उसका जहां पे आपका लीगल हायर नहीं होगा तो क्या होगा? वो जगह ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाएगा। वो किंगडम पे अब कौन राज करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सब राजा लोग डर गए, गुस्सा में हो गए, बोले ये कैसा नॉनसेंस बात है, इतना मेहनत के, खून बहाए, बलिदान दिए हम अपना साम्राज्य को खड़ा करने के लिए, और एक बार हम अपना साम्राज्य को खड़ा कर दिए तो ब्रिटिशर्स लोग आके कह रहे हैं कि आपका उत्तराधिकारी नहीं होने की वजह से आपका इलाका को छीन लिया जाएगा। तो लोग दिमाग लगाए, बोले क्या कर सकते हैं,
एक लूपहोल निकाले। वो लोग बोले कि कोई बात नहीं, अगर मेरा बायोलॉजिकल बेटा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी को गोद ले सकते हैं। ब्रिटिशर ने यहां पे तिगड़म लगाया, क्या बोला कि नो अडॉप्शन विदाउट आवर परमिशन, नो अडॉप्शन विदाउट परमिशन। सिंपल सी बात है। तो उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे आपका बात, हम अपना अडॉप्ट कर लेंगे, आप रोको, हमें कैसे रोक सकते हो। तो ब्रिटिशर राज कर रहे थे ना भाई, वो तो नियम बना देते, उन्होंने नियम बना दिया, ठीक है। अगर आप इसको बाईपास करते हो तो सिर्फ आपका जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगा उस पे आपका वारिस का हक होगा, जो आपका जो एंटायर किंगडम होगा इस पे कोई भी हक नहीं होगा। सिंपल, आपको इतना जानना है। समझ मतलब यहां पे समझ में आ रहा है कि अगर यहां पे आपका कोई भी चीज का आप हायर को अडॉप्ट कर रहे हो तो वो सिर्फ उसका पर्सनल प्रॉपर्टी पे वो राज करेगा, पूरे साम्राज्य पे नहीं। बात खत्म। अब ये जो ऐसा नियम हुआ तो ये नियम मैंने क्या बोला, आपके अंदर कैसा इमोशन जनरेट करेगा, आपके अंदर गुस्सा लाएगा। तो इसलिए झांसी, सतारा और ऐसे बहुत सारे इलाका को कब्जा इन लोग कर लिए, तो वहां के रूलर और वहां के प्रजा लोग ऑटोमेटिक गुस्सा हो गए। तो ये जो बाद में बम फटेगा उसका पहला कारण या उनमें से एक कारण था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है डिसरेस्पेक्ट शोन टू मुगल एम्परर। मुगल बादशाह को डिसरेस्पेक्ट किया गया। तो पहले जान लेते कि सर उस समय मुगल बादशाह थे कौन। वो थे बहादुर शाह सेकंड, या फिर इनका एक और एक नाम भी है जो इनको कह सकते हैं, दैट इज बहादुर जफर। बहादुर जफर। यहां तक क्लियर है। अच्छा चलो, एक चीज और जानने को मिलेगा क्या कि सर ये तो समझ में आ गया कि बहादुर शाह थे या बहादुर जफर जो भी इनको कहे, पर इनको डिसरेस्पेक्ट किया किसने। इनको डिसरेस्पेक्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बहुत बढ़िया। डिसरेस्पेक्ट किस तरीके से किया, उस तरीके से देखो। यहां पे बस दो नियम बनाया गया। ब्रिटिशर ने ये कहा बहादुर शाह जफर को कि आप जो आपका जो घर है जहां आप रहते हो उसको आपको खाली करना पड़ेगा। कब, आपके जाने के बाद। मतलब आप जब डेथ कर जाओगे तो आपके जो वंशज होंगे, जो सक्सेसर्स होंगे, वो लोग आपका इस जगह को, रेड फोर्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये था पहला नियम। तो ये एक तरीके से बेइज्जती है। अब राजा को जाके उसके घर में बोलोगे, हालांकि ब्रिटिशर लोग कौन से, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हो या मुगल्स हो, ये लोग हमारे सगे कौन से थे। बट एक तरीके से समझा जाए कि हम पॉइंट ऑफ व्यू राजा लोग का देख रहे हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा बेइज्जती था। अब राजा के महल में जाके बोलोगे कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे वंशज लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो गुस्सा नहीं आएगा, उनको आएगा। बट क्या ही कर सकते हैं, पावर डोमिनेट्स एवरीवेयर। तो यहां पे पहला चीज रेड फोर्ट का मामला था, समझ में है। दूसरा चीज यहां पे क्या बोला गया, दूसरा चीज बोला गया टाइटल के रिलेटेड। अच्छा ये कैसे, देखो अब बहादुर शाह को एक टाइटल मिला हुआ था, उनको कहा जाता था एम्परर ऑफ इंडिया। क्या, एम्परर ऑफ इंडिया या एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का बादशाह उस जमाने में, उस समय में कौन थे, बहादुर शाह जफर। ये था उनका टाइटल, उनके नाम के पहले ये लगता था। अब ब्रिटिशर ने ये कहा कि आपके जाने के बाद ये टाइटल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन, आपके सक्सेसर्स लोग, आपके जो वंशज हैं, आपके जाने के बाद में जो भी आपके गद्दी में बैठेंगे, उनका रेड फोर्ट से कोई वास्ता नहीं, उनका कोई तरीके से, किसी भी तरीके से ये टाइटल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात आता है कि ऐसा किया क्यों गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ब्रिटिशर लोग ये साबित करना चाहते थे कि आपका या मुगल्स लोगों का समय भारत से खत्म, अब जो भी है करता धरता इंडिया के हैं हम, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। सो वो अथॉरिटी को खत्म करने का कोशिश करते थे। जो पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो पब्लिक लोग के सामने उनको वो अथॉरिटी कैरी करते थे, वो हर तरीके से मिटा देना चाहते थे। यहां तक क्लियर है। सो यहां पे लिख सकते हैं कि द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ऑर्डर्ड द एम्परर ऑफ इंडिया, दैट इज बहादुर शाह और बहादुर शाह जफर, दैट आफ्टर हिज डेथ हिज सक्सेसर्स वुड vacate the red fort and they are not allowed to use the title of their father or king। क्लियर है। अब ये हमारे अंदर इमोशन कैसे जनरेट करेगा, ये भी गुस्सा का जनरेट करेगा। ये कोई प्यारा बात तो नहीं है, पर ये गुस्सा किसके लिए हो रहा है, ये गुस्सा किन कम्युनिटी के अंदर में आ रहा है। जो लोग भी मुस्लिम कम्युनिटी या संप्रदाय के लोग हैं, वो लोग बहादुर शाह को उनको मानते हैं क्योंकि इनका रिलीजियस दोनों कॉमन है। ये लोग इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, तो इस्लाम के फॉलोवर्स लोग इस चीज पे बहुत गुस्सा हो गए कि हमारे बादशाह के ऊपर ऐसा नियम किया गया, ऐसा बर्ताव किया गया।
यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में है। और देखो यही तरीके का इंसिडेंट क्या अभी नहीं हो रहा है, अभी भी आप इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग सड़क पे उतर आए हैं मातम मनाने के लिए। किनका? वहां पे ईरान में एक सुप्रीम लीडर का डेथ होता है, जो कि उनके नजर में वो बहुत स्पिरिचुअल लीडर उनके लिए है। तो उनका डेथ होता है ईरान में, मारा किसी और ने, लड़ाई हो रहा है किसी और का, मगर यहाँ छाती पीट रहे हैं एक अलग कम्युनिटी वाले। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी आप अपने आप को किसी और लोगों से, किसी भी दुनिया के लोगों से उस रिलीजियस के मामले में आप कनेक्ट कर जाओगे, बोलोगे कि मेरा और उसका रिलीजियस सेम है, तो उसके बाद इंडिया में एक ऐसा टेंडेंसी है और लोगों के अंदर ऐसा टेंडेंसी कि उसके बाद आंखों में पट्टी लग जाता है, उसके बाद वो इंसान कुछ भी करे सब माफ है। और ये मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बाकी सब धर्मों के लिए ऐसा है कि हम जब भी कोई अपने धर्म का किसी को लीडर मान लेते हैं, फिर उसके बाद वो लीडर कुछ भी गलती करे हम कुछ भी नहीं कहते। तो जस्ट इमेजिन करो उसी तरीके से ये सिचुएशन क्या तब नहीं हुआ होगा, तब भी हुआ होगा। क्या इसका झलक अभी नहीं देखने को मिल रहा है? अभी ही भी देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, इतिहास हमेशा दोहराता है, बस आपको खुली नजर से अच्छी तरीके से देखने को पड़ेगा। एक बार आप देख लिए तो आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में परिस्थिति कैसा होगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो ये वाला समझ में आ गया डिसरेस्पेक्ट कैसे हुआ। नेक्स्ट, इल ट्रीटमेंट टू नाना साहेब। देखो एक पॉइंट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड जाना पड़ता है, थोड़ा बैकग्राउंड हम जाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखो, बस एक ही बार करना पड़ेगा, बार बार नहीं। ठीक है? देखो अब यहां पे आपको तो पता था कि ब्रिटिशर लोग जब आए तो उन लोग अलग अलग किंगडम्स, राजा महाराजा और अलग अलग इलाका से शुरुआत किए। पहले उन लोग शुरुआत किया बंगाल से, तो लोग बंगाल को कब्जा किए। फिर लोग शुरुआत किया मैसूर से, तो मैसूर को कब्जा किए। उस मैसूर बोले तो अभी जो लोग नहीं जानते प्रेजेंट डे कर्नाटका का इलाका है। ठीक है? तो पहले बंगाल से शुरुआत की, फिर कर्नाटका का इलाका में आए। जब इन दोनों को निपटा दिए उसके बाद मराठा का बारी था, मराठा लोगों को निपटाए। मराठा लोगों को निपटाने के लिए उनके साथ बहुत सारे जंग किए गए, उनमें से एक जंग था एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है? इसका तो अलग से कहानी है, इसको किस दिन मैं बताऊंगा तो लंबा जाएगा क्लास, अभी नहीं बता रहा हूं। ठीक है? क्योंकि अभी उतना डेप्थ में नहीं जाना है, इन फ्यूचर क्लासेस कभी जरूरत पड़ेगा तो जाएंगे। इन शॉर्ट, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है, वो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मराठा लोग का ऑब्वियसली हार होता है, क्योंकि उनका तो अलग ही स्टोरी है मराठा लोग का। वो लोग क्यों हारे, क्या नहीं हारे, बहुत अजीब तरीके से था वो, उसका इतिहास अगर आप जब पढ़ोगे तो। इन शॉर्ट वहां पे हारे। उस जमाने में उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड, यहां तक क्लियर है? तो इन शॉर्ट बाजीराव सेकंड और बाकी लीडर भी थे, वो सब ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हार गए, बुरी तरीके से हारे। लड़े बट बुरी तरीके से हार गए। अब हारने के बाद में बाजीराव सेकंड को बैठा दिया गया एक जगह में। अब जब मैं कहता हूं बैठा दिया गया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि उनको शांत कर दिया गया ताकि कोई भी रिवोल्ट या एक नया मुसीबत वो ब्रिटिशर के सामने ना लेके आए। वो नया, अब उनको बैठा कहां दिया गया? उनको बैठा दिया गया बिथूर में। बिथूर बोले तो अभी का जो प्रेजेंट कानपुर है उसके पास का इलाका है। अब वहां पे उनका महल था, वहां पे उनको बैठा दिया गया, मतलब काम डाउन कर दिया गया, और ये बोला गया कि आप प्लीज कोई भी नया रिवोल्ट या लड़ाई वड़ाई मत कीजिए प्लीज। आप वॉर हार चुके हैं, इट्स टोटली फाइन। अब आप कुछ नया चीज नहीं कर देंगे बोल के, या वो राजा एक नया विद्रोह का शुरुआत ना कर दे बोल के, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाया एक जुगाड़। क्या जुगाड़ लगाया? उन्होंने कहा कि हम आपको सालाना पेंशन देंगे। क्या देंगे? पेंशन देंगे। बहुत बढ़िया। अब पेंशन ज्यादा से ज्यादा एक राजा को आप कितना दे दोगे? तो उन लोग ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको 8 लाख प्रति साल देंगे, 8 लाख पर एनम। आप बोलोगे हाँ 8 लाख है, क्या बात है, मगर ये 8 लाख कितने साल पुराने का बात कर रहे हैं हम 80s के जमाने का बात कर रहे हैं कि 1850s का जमाने का यहाँ पे बात चल रहा है। लड़ाई एक्चुअली में यहाँ पे हुआ था आपका 1817 और 18 के बीच, तो ये तब का बात कर रहा हूँ। 1817 और 1818, तो सोचो कितना साल पहले का बात है। उस जमाने में 8 लाख रुपया प्रति साल देना है। अगर इसको आप वैल्यूएशन किया जाए ना, थोड़ा गूगल अप कर लेना, तो जहां तक मैं जानता हूं 8 लाख उस जमाने का, आज का तो करीबन 300 करोड़ तो होगा। तो जस्ट इमेजिन करो, कोई आपको साल का 300 करोड़ दे रहा है और बोल रहा है कि भाई तुम सरकार के खिलाफ कोई वीडियो मत बनाओ, तुम सरकार के अगेंस्ट में कुछ मत बोलो, जो कुछ भी इंडिया में चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आप शांति से बैठ जाओ। कोई मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा। ये भी मना नहीं किए। तो इनको 300 करोड़ जो प्रेजेंट डे में है, मतलब उतना का नियर का वैल्यूएशन उनको दिया गया। क्या करने के लिए?
मुंह बंद करने के लिए। तो ये मुंह बंद करके बैठ गए और इसके बाद विद्रोह हुआ नहीं, मराठा का एक तरफ से पतन हो जाता है, अंत हो जाता है। उसके बाद तो दुर्गति सबका पता ही है। अब दिक्कत क्या आता है, अब आता है हमारे मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट ये आपको बैकग्राउंड समझ गए। अब यहाँ पे बाजीराव सेकंड जो थे उनका खुद का कोई बेटा या संतान नहीं था, तो उन्होंने नाना साहेब को अडॉप्ट किया था, उनको गोद लिया था। ठीक है, इन नाना साहब का नाम ढोंडू पंत भी था, सो कंफ्यूज मत होना। तो उनको ये अडॉप्ट किए थे, गोद लिए थे। गोद लेने के बाद में क्या हुआ कि जो भी बाजीराव सेकंड को मिलता था वो, अब लॉजिकल देखा जाए तो उनका उत्तराधिकारी कौन, नाना साहेब। तो नाना साहब ने भी कहा कि ठीक है, जो पेंशन मेरे डैड को मिलता था वो पेंशन मुझे भी दो। ब्रिटिशर ने वहीं पे मना कर दिया, बोला कि आपको पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेंशन किनको वादा किया गया था, बाजीराव सेकंड को, आपको नहीं। ये पेंशन आपके डैड को वादा किया गया था, ये नहीं बोला गया था कि हेरिडिटरी होगा। और दूसरा चीज यहां पे देखो, अडॉप्शन या अडॉप्टेड बेटों का तो वैसे भी कोई राइट नहीं है, इसीलिए वहां पे हो या चाहे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो, उन्होंने तो क्लियर कर दिया था कि जो अडॉप्टेड सन है उसको कोई भी किसी भी तरीके से अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या बोलेंगे, हाउ ब्रिटिशर्स ट्रीटेड या हाउ ब्रिटिशर्स डिसरेस्पेक्टेड नाना साहेब। जब ऐसा सवाल आएगा तो क्या लिख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिशर्स डिनाइड पेंशन टू नाना साहेब। दिस पेंशन वाज प्रॉमिस्ड टू हिज फादर बाजीराव सेकंड व्हिच वाज 8 लाख पर एनम, बट दिस पेंशन और दिस सिस्टम ऑफ पेंशन वाज डिनाइड टू नाना साहेब by allegedly saying that he was the adopted son of बाजीराव सेकंड। अब रिएक्शन का बारी। अब अगेन ये इमोशन क्या जनरेट कर रहा है, गुस्सा का। अब ये किसके अंदर में होगा, ये होगा हिंदू लोगों के अंदर में। तो जितने भी हिंदू कम्युनिटी के लोग थे वो लोग सारे गुस्सा हो गए। देखो ये तो एक तरफ से हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि सब संप्रदाय लोग गुस्सा होंगे तब ना एकजुट होकर हम ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो मुस्लिम लोग गुस्सा हो गए या इस्लाम के फॉलोअर्स लोग गुस्सा हो गए, और यहाँ पे कौन लोग गुस्सा हो गए, हिंदू लोग गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माना जाता है मराठा लोगों को, और मराठा लोगों को लीडर माना जाता है उन लोगों को किसका, हिंदुत्व बात का आगे बढ़ाना। तो हिंदुत्व का जो परचम लहराते हैं वो है मराठा। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। और समझ में अगर आपको आ रहा है तो थोड़ा लाइक कर देना, और आप कमेंट में भी लिख देना कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो मैं लाइव क्लासेस नहीं ले सकता, मेरे पास रिसोर्सेस है नहीं, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मेरे को एक ही माध्यम उसका मेरे पास रहता है, वो है आपके कमेंट्स। तो आपके कमेंट्स सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए नहीं होना चाहिए, फीडबैक के लिए भी होना चाहिए, ताकि जो मैसेज मुझ तक पहुंचाना है वो आप कमेंट के माध्यम में पहुंचा सकते हैं। वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, और उसी तरीके से मैं क्लास को मोल्ड करता हूं। इसलिए मैंने आपसे पूछा भी था कि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए या आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए, और मैं डिसाइड किया कि दोनों लेके आऊंगा। क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था, हाउ अबाउट बोथ। मैं जनरली ऐसे ही करता हूं, पर मेरे को लगा कि एग्जाम टाइम में आप लोग के अंदर पैनिक मोड ना आ जाए, इसलिए मैंने आपसे एक बार पूछ लिया था। बट आपने तो मेरा वीडियो देखा होगा, मैं तो आपको एक्सप्लेन भी करता हूं, क्वेश्चन आंसर भी देता हूं, ताकि करेंगे तो एक साथ काम करेंगे सारा, वरना कुछ भी नहीं। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, एनेक्सेशन ऑफ अवध। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसमें भी जाते हैं। अब अवध एक ऐसा इलाका था, जो इलाका बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान से समझना है। अवध प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश का बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक इलाका है अवध बोल के, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इंपॉर्टेंट कैसे रखता है? सबसे पहला तो ये लैंड बहुत फर्टाइल है, लैंड एकदम उपजाऊ जमीन पे है। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर ज्योग्राफी का रिवर का याद किए होगे तो आप देखे होगे कि जितना भी गंगा रिवर सिस्टम है, वो गंगा रिवर सिस्टम का सारे के सारे वो जगह में पास होते हैं। तो वो जगह में जब पास होते हैं या वहां पे इतने सारे नदियों का जमावड़ा है या उनका घर है, तो वहां का लैंड तो फर्टाइल होगा। हम सॉइल चैप्टर में पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल का रोल क्या होता है। तो ये लैंड फर्टाइल है, पहला चीज। फर्टाइल होने से क्या होगा, इस इलाका में लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा कलेक्ट हम कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, इसका जो लोकेशन है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री वाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला चीज। और एक चीज क्या है इसमें कि सर ये तो फर्टाइल है, समझ में आ गया, रेवेन्यू में लेने में काम आएगा, ये भी समझ में आ गया, ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ये भी समझ में आ गया। अब बारी है ब्रिटिशर का लालच। ब्रिटिशर का लालच क्या था कि उनका पॉलिसी था, पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि ब्रिटिशर का एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, तो आप वहां पे देखना और ये लिखना कि ब्रिटिशर लोग कैसे अपना साम्राज्य को बड़ा कर रहे थे इंडिया में। उनमें से एक रीजन क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स,
उनमें से एक रीजन क्या है, मुगल एम्परर का भी। तो ये सारा चीज ये क्यों कर रहे हैं, ताकि पॉलिटिकली वो एक्सपैंड करे, ठीक है। तो अब क्या था, अवध का इतना सारा फायदा था, अब ब्रिटिशर को चाहिए था कि अवध को किस तरीके से हम कब्जा कर ले, बट वो कब्जा कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका पॉलिसी में से एक पॉलिसी ये था, सब्सिडरी अलायंस। ये तो आपने सुना ही होगा, है ना। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, मतलब सिंपल समझना, दोस्ती। क्योंकि ब्रिटिशर लोग या ईस्ट इंडिया कंपनी लोग कोई भी राजा महाराजा के पास जाते थे तो वो लोग कुछ ऑप्शन उनके सामने रखते थे, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली उनके सामने ऑप्शन रखा जाता था कि या तो आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, आप हमारे साथ शामिल हो जाओगे तो हम बनाएंगे सब्सिडरी अलायंस, आप अगर हमारे साथ शामिल नहीं हुए तो हम आपका लड़ाई वड़ाई करके वही मतलब रिजल्ट आपका कर देंगे और आपको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, जैसे हमने बंगाल का किया, जैसे हमने मैसूर में किया, जैसे हमने मराठा लोग का किया। तो उसी तरीके से पंजाब में भी रूलर लोग थे, नेपाल को देखा जाए, फिर यहाँ पे म्यांमार देखा जाए, अलग अलग जगह में ये सब उत्पात मचा के रखे थे, अफगानिस्तान इंक्लूडेड। तो इनका पॉलिसी क्लियर था, या तो आप हमारे साथ मिल जाओ, हम करेंगे सब्सिडरी अलायंस, और या तो हम आपको तबाह कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग सब्सिडरी अलायंस करते थे, इसमें क्या होता था, इसमें एक चीज का उन लोग अश्योरेंस देते थे, वो है प्रोटेक्शन। क्या चीज का प्रोटेक्शन? ये बोलते थे कि आप हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस अगर में आते हो तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, जो आपके एनिमी स्टेट्स हैं या जो आपके एनिमी किंगडम है वो आपको अटैक करेंगे तो हम आपको बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? हमारे कुछ सोल्जर्स आपके किंगडम में रहेंगे, पहला चीज। उनका खर्चा पानी सब कुछ आप दोगे। दूसरा चीज, हम आपको आपके इलाका में राज करने का मौका देंगे, मतलब हम आपको आपका पावर छीनेंगे नहीं आपसे। बाकी लोगों का क्या हाल हुआ, जो लोग हमारे साथ खड़े नहीं थे उनको वॉर में या तो हरा दिया गया, मार दिया गया, या वहां पे पपेट गवर्नमेंट बनाया गया। पपेट गवर्नमेंट क्या होता है कि वहां पे एक ऐसे लोगों को गद्दी में बैठा दिया गया जो कि ब्रिटिशर के मतलब इशारे में नाचेगा। इसको कहते हैं पपेट रिजिम, जो कि अभी ईरान में कुछ समय बाद होने वाला है। एक पपेट रिजिम को बैठा देने वाले हैं जो कि ब्रिटिशर का बात मानेगा, उसी तरीके से जो कि उन लोग चाहते हैं। क्या ब्रिटिशर लोग ऐसा पहली बार कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो उनका टेक्निक है। तो सब्सिडरी अलायंस में कौन सा जगह आ गया? अवध बोला कि ठीक है, डन, हम आपके साथ सब्सिडरी अलायंस करते हैं। अब यहां से होता है कहानी शुरू। जब सब्सिडरी अलायंस कर दिए, उनका इतना इंपॉर्टेंस था तो ब्रिटिश लोग वादा से बंधे हुए थे, उन लोग उसको इन्वेड नहीं कर सकते थे। एज अवध वॉज पार्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस, और देयर वॉज अ सब्सिडरी अलायंस बिटवीन अवध एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, सो द ईस्ट इंडिया कंपनी कैन नॉट इन्वेड और ऑक्यूपाई द टेरिटरी ऑफ अवध। Although it was very important and useful for the East India Company, they cannot simply occupy it. समझ में? बट ऑक्यूपाई तो करना है क्योंकि लालच बड़ा होता है। तो अब यहाँ पे कैसे किया जाएगा, ध्यान से समझना। उन लोग सबसे पहले आरोप लगाएंगे, क्योंकि अवध को आप ऐसे तो जाके कब्जा नहीं कर सकते, एग्रीमेंट आपने किया है। तो उन लोग एक आरोप लगाए मिस गवर्नेंस का। मिस गवर्नेंस का मतलब कि ये बात फैलाया गया और ये बात बोला गया ब्रिटिशर के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि वहां के जो नवाब थे, नवाब साजिद अली, वो इस इलाका को राज करने के लिए क्षमता नहीं रखते। इस इलाका को वो अच्छे तरीके से राज नहीं कर रहे हैं, मिस गवर्नेंस कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसको स्टार मार्क दे देना। क्या कि हाउ अवध वाज एनेक्स्ड, तो लिखना अवध वाज एनेक्स्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलिजेड मिस गवर्नेंस। एलिजेड क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा आरोप लगाया गया, मिस गवर्नेंस का कोई प्रूफ नहीं था, ठीक है। तो ये कब कब्जा कर दिया गया? इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन इट इज 7 Feb 1856 ये इलाका को कब्जा कर दिया गया और वहां का राजा, ये जो कि नवाब कह सकते हैं, उनको हटा दिया गया। अब ये इमोशन कैसा जनरेट कर रहा है? अगेन ये भी गुस्सा का इमोशन जनरेट कर रहा है। किनके बीच में? जो भी अवध के लोग थे उनके बीच में। अच्छा खासा हम इंडिपेंडेंट थे, हमें भी पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी लालच में डूब गया और वो आके हमारा इलाका कब्जा कर लिया, तो अब क्या फूल का हार उनको लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब तो ये लोग गुस्सा में बैठे हुए थे कि बेटा एक मौका मिला है, ईस्ट इंडिया कंपनी को राख कर देंगे, बस एक मौका। तो इसीलिए गुस्सा थे। स्पेशली और कौन गुस्सा थे? जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में सोल्जर थे, वो सोल्जर लोग कहां से आते थे? ऑफिसर रैंक ब्रिटिशर के लिए रिजर्व था, मगर जो सोल्जर रैंक थे वो तो इंडिया से रिक्रूट करते थे। तो जितने भी सोल्जर अवध से ईस्ट इंडिया कंपनी में गए थे, उनके अंदर भी ये गुस्सा बिल्डअप होने लगा, जो जाके एक समय के बाद में फूटेगा। देखो मैं टाइम बोल रहा था और समय बोल रहा था, तो माइंड में दोनों मिक्स हो गया, तो समय की जगह में टमय बोल दिया, तो
होता है, थोड़ा पढ़ाते समय फंबल अप हो जाता है, बट यहाँ तक क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है यार, इंसान है, सबका होता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें क्या क्वेश्चन लिख सकते हैं कि एनेक्सेशन ऑफ अवध वाज अ पॉलिटिकल कॉज ऑफ 1857। अवध वाज there was a subsidiary alliance between Awadh and East India Company, and Awadh was allegedly annexed by East India Company on the pretext of misgovernance, on the pretext of alleged misgovernance। ठीक है, मैं भी थोड़ा हैंग हो जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं समझ में कि अवध वाज annexed by East India Company on the pretext of alleged misgovernance। It was annexed by East India Company on 7 Feb 1856। I mean officially, उनका ऑफिशियल डेट होता है। So this created a feeling of anger among the people of Awadh and who were also part of East India Company। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, रूमर्स अबाउट ब्रिटिश रूल। ये तो एकदम आसान है। उस जमाने में 2 रूमर्स था और ये 2 रूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या? इंडिया इज अ लैंड ऑफ सुपरस्टिशन, मतलब इंडिया में अभी भी आज के समय भी सुपरस्टिशन है। अगर आप लड़की हैं तो आपको बोलेंगे देखना रात को ऐसे बाल खुला करके नहीं सोते, या फिर ऐसे शाम को नहीं जाते, या आईना ऐसा है तो उसको नहीं देखते, या आईना बेड के सामने नहीं रखते, फॉर एन नंबर ऑफ रीजन। हाँ, बिल्ली रास्ता जब काट जाती है तो थोड़ा सा बैक कर जाना, क्योंकि वो बहुत खतरा होता है। टूटा आईना नहीं देखते, चप्पल उल्टा होने से लड़ाई हो जाता है, एंड बहुत सारे। सो इंडिया इज अ लैंड ऑफ सुपरस्टिशन। हम लोग बहुत सारे सुपरस्टिशन को मानते हैं। हाँ, उन सब चीज के पीछे साइंटिफिक बैकिंग होता है, तो उसको जानेंगे तो बहुत अच्छा लगता है और उसको हम फॉलो भी करेंगे, बट विदाउट साइंटिफिक बैकिंग इट इज जस्ट अ सुपरस्टिशन। अभी का ये हाल है, तो जस्ट आप इमेजिन करो कि उस जमाने में कैसा हालत होता होगा, तब तो सुपरस्टिशन अलग लेवल पे चलता होगा। तो वहां पे एक सुपरस्टिशन भी था। क्या सुपरस्टिशन या ऐसा अफवाह क्या उड़ा था? ये उड़ा था कि एक कहीं ने, किसी बाबा ने प्रेडिक्शन किया था। अब देखो, प्रेडिक्शन तो तब भी चलता है, आज प्रेडिक्शन वाले ऐप में चलता है, क्रिकेटिंग के लिए चलता है, क्रिकेट के लिए चल रहा है, स्पोर्ट्स के लिए चल रहा है। प्रेडिक्शन तो तब भी थे इन द फॉर्म ऑफ भविष्यवाणी, या फिर फोर्थ टेलिंग या फ्यूचर टेलिंग कह सकते हैं। फोर्थ टेलिंग क्या होता है? फोर्थ टेलर होता है, फ्यूचर को बताने वाला, है ना। तो वैसे ही प्रेडिक्शन एक बाबा ने किया था कि क्या, कि ब्रिटिशर्स का या ईस्ट इंडिया कंपनी का 100 साल उसका अंत होगा, 100 साल में उसका पतन हो जाएगा, 100 years। थोड़ा अगर लॉजिकली देखा जाए तो ब्रिटिशर लोग 1756 से उनका राज करना इंडिया में स्टार्ट हुआ था। थोड़ा गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि बैटल ऑफ प्लासी क्या है, बैटल ऑफ बक्सर क्या है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या है। उस पर जाएंगे नहीं, बस ऊपर से बता रहा हूँ। सो 1757 से उनका साम्राज्य स्टार्ट हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल साम्राज्य, है ना। और ये इसका 100 साल अगर देखा जाए, 1856 से जब हुआ था, बेसिकली देखा जाएगा तो 57 आप उसको कह सकते हैं। सो 1857 से जब ये स्टार्ट हुआ था, सो ये इसका 100 साल आपका कब होता है? 1857। तो 1757 से 100 साल 1857 जब उसका आता है, सो यहाँ पे एक चीज आपको जानने को मिलेगा कि बहुत लोग बोले हाँ यार ये तो सही बात हो सकता है कि इसका 100 साल में इसका पतन हो जाना चाहिए, इनका काम खत्म हो जाना चाहिए। और यही चीज बना मोटिवेशन फैक्टर। मैंने क्या बोला, आपके अंदर इमोशन जनरेट करेगा। तो इमोशन कैसे जनरेट कर रहा है? ये तो बड़ी खुशी वाले इमोशन जनरेट कर रहे हैं कि अच्छा बेटा अब तो भविष्यवाणी भी हो गया, अब तो 100 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा भी होगा, तो चलो खात्मा कर देते हैं, शुभ काम में देरी क्यों। तो सब आगे बढ़ गए। नेक्स्ट, तो यहाँ पे और एक र्यूमर था। र्यूमर क्या होता है? एक ऐसा न्यूज जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है, जिसका कोई ओरिजिन नहीं होता, जिसका कोई आप रिलायबिलिटी नहीं कर सकते, रिलायबल फैक्टर बहुत कम होता है ना। यहाँ पे एक और एक चीज क्या था कि जितने भी किंग्स लोग हैं उनका सारा का इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी छीन लेगा, सारे राजा लोग को लपेट दिया गया। तो यहाँ पे उनके अंदर में डर भी शामिल हो जाता है, उनके अंदर डर आ जाता है कि क्या हमारा इलाका भी छीन लेंगे, पर हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। तो इन लोग बोले कि ये र्यूमर ब्रिटिश रूल के लिए लग गया और उनके इंडियंस के अंदर में ऐसा इमोशन जनरेट हुआ, मोटिवेशन मिला। सो र्यूमर्स अबाउट ब्रिटिश रूल इन इंडिया में क्या लिखेंगे? 2 पॉइंट सिंपल लिखना। देयर वाज अ र्यूमर रिगार्डिंग द रूलिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी दैट ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल वुड कम टू एन एंड आफ्टर और एग्जैक्टली आफ्टर 100 years। देयर वाज अ र्यूमर, इसलिए तो र्यूमर कहते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? देयर वाज आल्सो अ र्यूमर रिगार्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी दैट ईस्ट इंडिया कंपनी विल टेक ओवर और विल एनेक्स द किंगडम ऑफ एवरी रूलर लाइकवाइज और इन द सेम वे दे डिड टू अवध। क्लियर है? तो अवध को एक एग्जांपल देते हुए सबके माइंड में वो डर आ गया
कि इन द सेम मैनर हाउ अवध वाज एनेक्स्ड, दे आर गोइंग टू डू द सेम टू अस ऑल्सो। जब अवध को ही बचाया नहीं गया, जबकि वो सब्सिडरी अलायंस में था, हम किस खेत के मूली, हमें भी पकड़ लिया जाएगा। सो ये थे इनके सारे पॉलिटिकल कॉजेस, और इन्हीं के वजह से उनके माइंड में गुस्सा आया, और ये एक बहुत बड़ा इवेंट होके बाद में फटता है। तो अब पढ़ते हैं हमारे सोशल और रिलीजियस कॉज। अब नेक्स्ट देखते हैं सोशल और रिलीजियस कॉजेस। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ, नॉट टेलीग्राम, टेलीग्राफ, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ। आप लोग टेलीग्राम आपके कान में बजेगा, इसलिए बोल दे रहा हूं पहले। अब ये दो चीज को इंट्रोडक्शन किया गया, तो इसके पीछे एक बार कहानी सुनना। रेलवे को यहाँ पे ब्रिटिशर लोग इसको इंट्रोड्यूस किए थे किस चीज के लिए, इनका मूवमेंट के लिए या फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि ताकि ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट कर सके। और ट्रांसपोर्ट करने के बाद भी उसमें सोल्जर्स को भी आना जाना बहुत ईजी होता है, कि अगर मान लो एक कोना में, एक देश का एक कोना में यहाँ पे कुछ विवाद हो गया, और एक कोना में यहाँ पे आर्मी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो यहाँ से इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जल्दी से पहुँच सकता है रेलवे से। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो गया। तो इसीलिए ब्रिटिशर लोग इसको लाए थे। क्या लाए थे? रेलवे को लाए थे। कब लाए थे? 1853 में ये लेके आए थे। यहाँ तो बेसिकली हमें पता है, ठीक है। दूसरा चीज टेलीग्राफ लाए थे। अब टेलीग्राफ से वो लोग क्या करने वाले थे? वो लोग अपना कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाले थे। अब ये पहली बार 1851 में एक्सपेरिमेंट बेसिस पे किया गया था, कलकत्ता से डायमंड हार्बर बोल के एक जगह है, वहां पे एक पहली बार इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस में चलाया गया था। और 1854 में इसको पब्लिकली ओपन किया गया था, मतलब पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। तो 1853 में रेलवे आ गया और 1854 में टेलीग्राफ सिस्टम आ गया। ब्रिटिशर लोग क्यों लेके आए? क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर था, हमें कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है। मगर यहां पे ये दो फैक्टर्स इंडियंस लोग इसको नेगेटिवली ले लिए, इसको नेगेटिवली ले लिए। अब नेगेटिवली भी देश के लिए लेते तो समझ में आता कि हाँ, उनका विजन इतना दूर का जा रहा है कि ब्रिटिशर लोग इसको अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ला रहे हैं, या हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं है। बट ऐसा कोई कारण नहीं था, कारण कुछ और फनी था। क्या था? देखो, उन लोग बोले कि ये जो रेलवे कंपार्टमेंट होंगे, अलग अलग जो बोगियां होंगे, इसमें हम सबको एक साथ बैठाया जाएगा। और इंडिया में तो ये चीज़ फेमस है, हम लोग यहाँ पे कलर पे, जाति पे, धर्म पे सब टूटे हुए हैं, सब बिखरे हुए हैं। तो उस जमाने में हम क्या नहीं होंगे? तो जातिवाद तो तब भी था। तो यहाँ पे लोग बोले कि एक ही बोगी में हमारे जाति में जो 4 बेसिक डिवीजन है वो सब एक ही जगह में बैठेंगे। तो हाई कास्ट वाले लोग और बाकी लोग के लिए चीज़ बोला गया, ये तो धर्म भ्रष्ट करने वाला बात है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा माना गया, और वो लोग ये बोले कि हम अलग अलग कास्ट और अलग अलग रिलीजन लोगों को सबको साथ में बैठाया जाएगा, और ये हमारे सोशल ऑर्डर के लिए अच्छा नहीं है। और ये जानबूझ के ब्रिटिशर लोग करा रहे हैं रेलवे लाके। सो रेलवे लाया किस लिए गया था? ताकि ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रांग हो सके। मगर इंडियंस लोगों का बुद्धि इतना चलता था उस जमाने में, और ये सोच लिए कि ये हमारे कास्ट को डिस्टर्ब करने के लिए लाए, हमारा कास्ट सिस्टम को ये तोड़ने के लिए लाया गया। सो ये एक एंगर बना। यहाँ पे टेलीग्राफ लाए थे। अब टेलीग्राफ लाने के लिए देखो, ये मान लो सड़क है, यहाँ पे पोल लगे होंगे, पोल में से वायर जा रहे होंगे, तो हर जगह यहाँ पे पोल ऐसे गड़ता हुआ देखे, तो पोल इतना बड़ा गड़ता हुआ जब देखे या जमीन में देखे कि इतना पोल ब्रिटिशर लोग लगा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा होशियार लोग सोचे कि पोल लगा क्यों रहे हैं। तो इन लोग बोले कि ये पोल इसलिए लगा रहे हैं ताकि कल को अगर हम ब्रिटिशर के खिलाफ अगर आवाज उठाएं तो वो हमें इसी खंभा में टांग देंगे। बताओ, वो लाए थे इसको कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन करने के लिए वायर बिछाना पड़ता है, वायर बिछाने के लिए पोल्स लगाने पड़ते हैं। तो इसी पोल्स को देख के वो सोचे कि ये हमें टांगने के लिए लाए हैं। बताओ, और देखो कहीं ना कहीं वो गलत थे भी नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर लोग जब भी ऐसा मूवमेंट होता था या जब भी ऐसा मास अपराइजिंग होता था, जब भी ब्रिटिशर के खिलाफ आवाज उठता था, तो लोग पब्लिकली ऐसा एग्जीक्यूशन करते थे। सो वो कहीं हद तक उनका डरना वाजिब था। थोड़ा सा समझ में उनका भी अपने को समझना चाहिए। तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दो चीज कैसे फैक्टर रखा गया, और इसी चीज की वजह से उनके माइंड में डर और एंगर आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ, कि रेलवे एंड टेलीग्राफ वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन एंड इन ऑर्डर टू मेक देयर ट्रांसपोर्टेशन फास्टर। कब डेट था मैंने इसको दे दिया, वैल्यू एडिशन के लिए आप लिख सकते हो। सो इंडियंस थॉट दैट द रेलवे कंपार्टमेंट वर मेड बाय द ब्रिटिशर्स टू मेड ऑल द पीपल ऑफ ऑल द कास्ट एंड रिलीजन्स टू सिट एट one place, and this would hamper or this would disrupt the caste structure in the society.
पहला चीज। दूसरा चीज क्या, द इंडियंस ऑल्सो थॉट दैट द टेलीग्राफ पोल्स वेर मेड इन ऑर्डर टू हैंग इंडियंस दोस हु वुड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दिस अफेक्टेड इंडियंस इन अ नेगेटिव वे। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक इजी है। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते रहा हूं, आपको जो भी सही लगे ले लो। थोड़ा वर्ड अगर आगे इधर उधर हुआ तो नाचने मत लग जाना, चिल करना। नेक्स्ट क्या है, फियर ऑफ मास कन्वर्जन। ये तो एकदम इजी है। अभी देखो मैंने आपको हमेशा कहा ना, अभी रिसेंटली फियर एक ऐसा चीज होता है जो आपको हमेशा हर जगह में देखने को मिल जाता है। अभी ईरान में वॉर हुआ क्या, हो ही रहा है। सो ईरान में अब जब वॉर चल रहा है तो ये तो हमको सबको पता है कि जब कभी भी कोई गल्फ कंट्रीज में वॉर वगैरह होता है तो सबसे पहले फ्यूल का डिसरप्शन स्टार्ट हो जाता है। फ्यूल का डिसरप्शन जब स्टार्ट होता है तो लॉजिकल डिमांड और सप्लाई ये कहता है कि हर जगह प्राइसेस फ्यूल के बढ़ेंगे, जो कि लॉजिकली सही है। बट वो एब्रप्टली ऑल ऑफ अ सडन एक दिन में वो बढ़ नहीं जाता। इंडिया के पास कुछ दिनों का रिजर्व्स रहता है और वो रिजर्व जब डिप्लीट पूरी तरीके से हो गए और इंडिया को किसी और तरीके से अगर हमें सप्लाई नहीं मिला, तब जाके कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई का फैक्टर प्ले होता है और तब जाके ये चीज होता है। मगर हैदराबाद वालों को कोई समझा नहीं पाया। तो हैदराबाद में एक न्यूज आया था कि वहां का पेट्रोल पंप में बहुत ही लोग जाके भीड़ मचा दिए, क्योंकि वहां का लोकल मीडिया के थ्रू से या लोकल उनका जो कम्युनिकेशन है वहां पे एक अफवाह उड़ गया था कि पेट्रोल अभी 500 रुपया प्रति लीटर होने वाला है। तो सब जाके भराने लग गए। कोई कोई महान पुरुष तो अपना सिंटेक्स का टंकी होता है वही उखाड़ के ले आया था, जो कि 1000 लीटर वाला होता है, बोलता भरो, सब भरो। किस लिए वो लोग ऐसा एक्शन के, फियर, या फिर उनका माइंड में जो हम अज्यूम कर लेते हैं, फियर मल्टीप्लाई हो जाता है। उनके वजह से ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं, इसका जीता जागता एग्जांपल आपको अभी भी देखने को मिलेगा। तो सोचो पास्ट में क्या इसका इंपैक्ट नहीं हुआ होगा। अभी हमारा ऐसा हालत है, 21वीं सदी में रह के हमारा इंडियंस का ऐसा हालत है, तो पुराने जमाने में हमारा क्या होता होगा, सोचना। तो यहां पे एक डर क्या था, मास कन्वर्जन। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मास कन्वर्जन क्या चीज का डर था कि ये लोग हमें कहीं ना कहीं क्रिश्चियन बना देंगे भाई, जो क्रिश्चियनिटी के तौर पे ढकेल देंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग सब क्रिश्चियनिटी फॉलोअर थे, क्रिश्चियन फॉलोअर। यहां तक समझ में आया? तो लोग यहाँ पे क्राइस्ट के फॉलोअर थे, क्रिश्चियनिटी को मानते थे, तो क्रिश्चियनिटी धर्म में रहते थे। तो लोगों को लगा कि यार ये लोग हमको कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो कि बहुत हद तक सही भी है अगर देखा जाए तो। क्योंकि ये जो धर्म है ये इंडिया का धर्म नहीं है। ये धर्म जब पैदाइश हुआ था ये इंडिया के बाहर पैदा हुआ था। इंडिया में बुद्धिज्म पैदा हुआ है, इंडिया में जैनिज्म यहाँ पे हुआ है, इंडिया में सिखिज्म हुआ है, हिंदुज्म का तो ये जगह है। मगर ये जो इस्लाम और ये क्रिश्चियनिटी, ये जो अब्राहमिक धर्म है, ये बाहर से जन्मे हुए हैं। ये तो हमें भी पता है, कोई हेट्रेट का बात नहीं है, ये फैक्चुअल बातें हैं, राइट। अब क्या हुआ, अब ये लोग जब इंडिया में आए तो इनके जितने भी मिशनरीज थे, मतलब मान लेते हैं इनके पुजारी वगैरह जो कि रिलीजियस चीज़ों को डिलीवर करते थे, बताते थे हर जगह, ये लोग लोगों को मास लेवल पे कन्वर्ट करने लगे। और मास लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कन्वर्ट करने लगे। इसका उदाहरण कैसे देखने को मिलेगा? इसका उदाहरण आपको प्रेजेंट डे में भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलता है जहाँ पे जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है उनको ये क्रिश्चियन मिशनरीज लोग वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं आपका धर्म का सारा निवारण हो जाएगा अगर आप हमारे धर्म में आ जाओ। तो कुछ उनको बदले में राशन दिया जाता है, कहीं कहीं बदले में उनको पैसा दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप हमारे धर्म में आ जाओ और आप अपना धर्म को छोड़ दो। तो ये कहते हैं, आप तो वो मीम्स वायरल होते हुए देखे भी होंगे कि पहले मेरी बहन नहीं चल पाती थी और अब नहीं बोल नहीं पाती थी और अब बोलने लगी। बोला सुने होगे ना मीम्स, आपने भी सुना है। छोटा सा बच्चा, तो जस्ट इमेजिन करो वो छोटा सा बच्चा के साथ कैसे ढोंग और अपराध हो रहा है कि यहाँ पे मास कन्वर्जन जानबूझ के किया जा रहा है। यहां तक भी करने को किया जा रहा है कि आप वहां पे पंजाब जाओगे, पंजाब में बेसिकली जो लोग टर्बन वेयरिंग लोग भी हैं उन लोग भी कन्वर्ट हो चुके हैं। उन लोग भी देखना यूट्यूब में कभी कभी लाइव आ जाते हैं, वो लोग भी क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं। देखो मैं कोई धर्म के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूं, पर आपको साइकी समझना है कि हम किसी को फोर्स कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर किसी इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे कोई धर्म अपनाना चाहिए, दैट इज वेल एंड फाइन, ये अधिकार हमें संविधान ने भी दिया है। बट ये फोर्सफुल होना गलत बात है। मैं फोर्सफुल होने के बारे में बोल रहा हूं, आप समझना कि मैं क्या पॉइंट कह रहा हूं। मैं टीचर हूं, मैं क्यों किसी धर्म के अगेंस्ट में कहूंगा? मेरे लिए तो सब धर्म बराबर है। यहां पे यही चीज कहा जा रहा है कि फोर्स कन्वर्जन होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी करते थे। अब ये जो फियर था, ये फियर मल्टीप्लाई कैसे हो गया? ध्यान से समझना। जब इन लोग स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बाइबल को इंट्रोड्यूस करने लगे,
वो लोग बोलने लगे कि बाइबल अब से गवर्नमेंट स्कूल में कंपलसरी है। तब उनके माइंड में डर हुआ कि क्यों, हमारे लिए तो बाइबल, मतलब हिंदू और इस्लाम और बाकी धर्मों के लिए तो बाइबल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उन लोग बोले कि हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है जबरदस्ती, उनका सोच था। तो उन लोग इस चीज से, उनका जो फियर था वो मल्टीप्लाई होने लगा। और क्या होने लगा, जितने भी जेल वगैरह थे वहां पे जितने भी प्रिजनर्स थे, उन प्रिजनर्स लोग को जो भी धर्म के बारे में अच्छी चीजें बताई जाती थी वो क्रिश्चियनिटी से बताई जाती थी। सो यहाँ पे ओपनली प्रीच होता था बाइबल और उनके अच्छे डॉक्ट्राइन। देखो, देखा जाए तो मेरे लिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को तो कोई भी धर्म के बारे में अगर अच्छा चीज जानना है तो हम सभी को जानना है, चाहे वो कुरान में क्यों ना लिखा हो, चाहे वो बाइबल में क्यों ना लिखा हो, चाहे वो भगवत गीता में क्यों ना लिखा हो, चाहे वो जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, कोई भी धर्म में क्यों ना हो, अच्छी बात है। बट वो फोर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फोर्स हो रहा था। सो इसीलिए लोगों के माइंड में ये फियर जन्म लिया कि ब्रिटिशर्स, दे ईस्ट इंडिया कंपनी, दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट पीपल into Christianity. So this was a fear which was generated by the activities of the missionary or activities of the Christian missionary in India. समझ में Bible was introduced in the government school and the prisoners were instructed in Christian doctrine या in Bible doctrine. Clear है, समझ में? This created fear among Indians. यहाँ तक ठीक है। और इसीलिए इनका माइंड में आया थोड़ा गुस्सा कि चलो इन पे टूट पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन मतलब क्या, इंग्लिश। अभी ध्यान से समझना, इसके अंदर में ज्यादा जाएंगे नहीं। इंग्लिश इंडिया में लाने का एक मकसद ये था कि भाई जब इंडियंस लोग जब इंडिया में ब्रिटिशर्स लोग रहेंगे, इतने साल तक रह रहे हैं, तो उनके बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे लोग इंग्लैंड पढ़ेंगे, उनका तो पोस्टिंग वगैरह सारा यहाँ हुआ है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह खोलना जरूरी है, यहाँ पे इंग्लिश माध्यम से उनके बच्चों को भी पढ़ाना जरूरी है। सो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे लाया गया। दूसरा, आप कभी ब्रिटिशर का इतिहास पढ़ोगे तो उनका एक पॉलिसी था, ये था कि इंडियंस को हम ऐसा बनाएंगे कि वो पैदाइशी तो इंडियन होंगे, मगर खून से तो इंडियन होंगे, मगर दिमाग से वो ब्रिटिशर्स होंगे। ठीक है, ये उनका पॉलिसी था। इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है, कभी और डिटेल में पढ़ लेना, गूगल कर लेना। तो ये जो डीएफटी लाया गया था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, या फिर इंग्लिश को जो इंपॉर्टेंस बनाया गया था, ये किसके द्वारा, ब्रिटिशर के द्वारा। अब यहाँ पे इन लोग क्या करने लगे, यहाँ पे इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पे, बनारस संस्कृत कॉलेज में। So English as a subject was introduced by the Britishers at Banaras Sanskrit College या in Banaras Sanskrit College, पहला चीज। दूसरा चीज, जितने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पे इंग्लिश को कंपल्सरीली पढ़ाया जाने लगा फॉर ऑब्वियस रीजन। यहां तक ठीक है। दूसरा चीज, इससे डर किस बात का हुआ, इससे डर इस बात का हुआ कि जितने भी पंडित थे और जितने भी मौलवी थे, इनका दिमाग खराब होने लगा। अब ध्यान से समझना, पंडित कौन, जो कि हिंदुइज्म के पाठ या ग्रंथ पढ़ाते थे अपने बच्चों को, अपने बच्चों मतलब अपने सोसाइटी के बच्चों को, है ना, जो भी हिंदुइज्म के पाठ पढ़ना चाहते थे और जानना चाहते थे, विच इज वेल एंड फाइन। मौलवी साहब क्या करते थे, इस्लाम की या कुरान की सारी नियतें नहीं कह सकते, सारी टीचिंग्स जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो उनको बच्चों को बताते थे। इसके बदौलत उनका घर भी चलता था, खाना पीना भी खाते थे, थोड़ा सा पैसा वगैरह भी चलता था। तो अब जब इंग्लिश आने लगा तो बहुत लोग, ध्यान से समझना, क्योंकि आपको कुरान पढ़ना है तो आपको उर्दू आना चाहिए। उर्दू तो मतलब इन सेंस कि आपको अरेबिक आना चाहिए, माय मिस्टेक, मैंने उर्दू कह दिया, आपको अरेबिक आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप कोई पंडित वगैरह से पढ़ना है एंड अगर आपको हिंदुइज्म के टेक्स्ट को जानना है तो आपको संस्कृत आना चाहिए, इन सेंस कि संस्कृत हो जाए या चाहे हमें अरेबिक स्टडीज हो, चाहे हम कुरान का स्टडीज करना चाहें या चाहे हम हिंदुइज्म का स्टडीज करना चाहें, ये दोनों स्टडी को डिस्करेज करने का एक प्रावधान लाया गया था, एक कोशिश हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंग्लिश सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करके। ऐसा कहना था किसका, ऐसा मानना था वहां के उस जमाने के लोगों का कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन ऑर्डर टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग इस्लामिक और हिंदू स्टडीज। ठीक है, दिस क्रिएटेड अ फियर इन द माइंड ऑफ पंडित एंड मौलवी दैट देयर was that East India Company were interfering in their personal thing or in their religious activity or in their religious sphere, which would result in disappointment among this community. This resulted or this created disappointment among the particular community. तो यहाँ पे पंडित और मौलवी लोग का क्या दिक्कत है, इनका जॉब चला गया भाई,
इनका नौकरी चला गया। नौकरी चला गया मतलब इनका रोजी रोटी पे लाभ पड़ गया। तो इनका रोजी रोटी जब अफेक्ट होने लगा, इनका रोजी रोटी पे बहुत प्रॉब्लम होने लगा और उसके ऊपर रिलीजियस एंगल भी आने लगा, सो इसीलिए वेस्टर्न एजुकेशन को शक के नज़रों से देखा जाने लगा। सो ये अपने अंदर में क्या मोटिवेशन लाएगा? बिल्कुल नहीं, ये अपने अंदर में गुस्सा जनरेट करेगा। सो दिस क्रिएटेड एंगर अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। क्लियर है? नेक्स्ट, इंटरफेरेंस इन रिलीजन्स एंड कस्टम। रिलीजियस और कस्टम बहुत सेंसिटिव चीजें होते हैं। जब भी धर्म में किसी का उंगली करोगे तो कोई ना कोई गंवार आ ही जाता है उसी धर्म का और वो अटैक करने लग जाता है। आपको आए दिन न्यूज में देखने को मिलता है, कभी कोई चीज में आता है तो हिंदूज लोग आ जाते हैं, कभी को आते हैं तो कोई मुस्लिम लोग, कभी क्रिश्चियन लोग, कभी सिख लोग, अलग अलग लोग सब धर्म पे पागल है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि धर्म एज अ पर्सनल सब्जेक्ट होता है, धर्म एज अ बहुत प्राइवेट चीज होता है। मगर यहाँ पे किसी एक फेमस कॉमेडियन ने कहा था कि धर्म मानने की चीज है पर धर्म लोग दिखाने पे तुले हुए हैं। ये तो मानने की चीज है ना भाई, आप किसी को मानते हो, इंसानियत को फॉलो करते हो, विच इज ग्रेट, बट जब ये चीज को आप ठीक से नहीं समझो और अगर आपके ना समझी में एक और एक चीज ऐड हो जाए, वो ये कि डर कि कोई और मेरे धर्म में उंगली कर रहा है और इंटरफेयर कर रहा है, तो उसका रिजल्ट बहुत घातक होता है। कैसे घातक होता है? ध्यान से समझना। एक लॉ ऑफ प्रॉपर्टी था कि ये कहा गया था कि अगर कोई भी हिंदुइज्म में, मान लेते हैं कोई बच्चा अगर वो हिंदुइज्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में, और अगर वो अपना धर्म चेंज कर देता है तो उसके बाद में उसके फादर का जो भी प्रॉपर्टी जो मतलब नियम के हिसाब से उसके बेटे को मिलना था, और वही बेटा जो अपना धर्म को बदल दिया उसको वो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं मिलेगा, मतलब उसको वो प्रॉपर्टी अपना फादर का नहीं ले सकता। तो यहाँ पे ये नियम उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलने का था। समझ में आया? हिंदू धर्म में, हिंदू घर में पैदा हुआ और अगर वो बच्चा अगर वो अपना क्या कहते हैं अपना धर्म बदल दिया तो अपने फादर का प्रॉपर्टी का वो वारिस या इनहेरिट नहीं कर पाएगा। ब्रिटिशर्स ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नियम लाया, ठीक है, और वो नियम लाया और उसके तहत उन्होंने ये कहा कि अब से जो भी कन्वर्ट होगा फ्रॉम हिंदुइज्म उसको ये प्रॉपर्टी मिलेगा, वो ये प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। यहां तक समझ में आए? यहां तक क्लियर है? समझ में आए कि यहां पे एक नियम बनाया गया था कि पहले ऐसा उसको प्रॉपर्टी को वो नहीं ले सकता, बट बाद में उन्होंने एक नियम लाया और वो नियम कब आया था? 1850 में आया था। उसका नाम था रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। तो वो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट के वजह से वो जो भी कन्वर्ट थे हिंदुइज्म में और कोई भी धर्म में कन्वर्ट अगर वो हो गए हैं, कन्वर्ट होने के बाद भी अपने फादर का प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट कर सकते थे। ये वाला जो नियम था उनको लगा कि हमारे धर्म में ये जबरदस्ती दखलंदाजी कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, इफ अ पर्सन converted his religion from Hinduism to any other religion, then that person is not entitled to receive the property of his father. But Britishers introduced a law in 1850 which was called as Religious Disability Act, and according to that act, a convert from Hinduism is eligible or is allowed to inherit the property from his father. ठीक है? So this was a cause of dissentiment among Hindus. उन लोग गुस्सा हो गए, बोले कि यार ये क्या बात है, ये तो धर्म में हमारे जबरदस्ती दखल अंदाजी किया जा रहा है। दूसरा चीज क्या था, और ये पॉइंट तो अच्छा था, पहला वाला तो कंट्रोवर्शियल हो सकता है तो उसके ऊपर क्या ही बोले। सेकंड वाला पॉइंट जो था ये तो मैं 100% दावा के साथ कहता हूं ये तो बहुत अच्छा चीज हुआ। क्या? सती प्रथा। सती प्रथा क्या होता है आपको पता है कि हिंदुइज्म में ऐसा नियम था कि अगर कोई वाइफ का और हस्बैंड, मान लो दोनों साथ में रह रहे हैं, अगर यहाँ पे हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो हस्बैंड का जो चिता होगा उसके ऊपर ही, चिता के ऊपर पहले उसी उनकी वाइफ को बैठाया जाता था, उसी के गोदी में उनका बॉडी रखा जाता था, उसके पति का, डिसीज्ड पति का, और वुमेन को भी उसी चिता में जिंदा जलाया जाता था। कभी कभी ये अपने मन से होता था, कभी कभी इसको जबरदस्ती भी कराया जाता था। बच्चे या जो औरतें अगर इस चीज से मना भी किया जाता था तो समाज के दबाव में उनको जला दिया जाता था, क्योंकि उनको ये माना जाता था, देखो इसके पीछे तो एक सोशल कॉज है, इसके पीछे एक इकोनॉमिकल कॉज है। जानना चाहोगे? इकोनॉमिकल कॉज ये है, ध्यान से समझना, कि अगर मान लो इनका हस्बैंड का जब डेथ हो जाता है तो हस्बैंड का जब डेथ हो जाता है तो ससुराल में या उनके इन लॉज में जहां वो रह रही है, उनके इन लॉज से वो प्रॉपर्टी या पैसा का डिमांड करेंगे, जो कि वो नहीं चाहते। तो लोग क्या करते हैं? डिसोन कर देते हैं।
डिसोन करने का एक अच्छा तरीका क्या है? सती प्रथा को सपोर्ट करना। तो ससुराल वाले भी सती प्रथा को सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे उनका मायका रहा, मायका में जब भी मान लो शादी होकर वापस भी अगर वो जाएगी, ऐसे ही तो सोसाइटी में औरत लोग को बोझ माना जा रहा है, तो उस जमाने में क्या नहीं माना जाता होगा। तो उन लोग जब वापस घर जाएंगे तो यहाँ पे भी हिस्सेदारी वो मांगेगी, यहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी में मांगेगी। तो ससुराल और मायका दोनों परेशान। तो उन लोग दोनों ही इसी चीज़ को समर्थन करते थे क्या, कि नहीं नहीं नहीं, सती प्रथा कराओ, सती प्रथा होना चाहिए, इट इज़ गुड। क्योंकि इसके पीछे इकोनॉमिकल एंगल और फैक्टर भी है, रिलीजियस फैक्टर भी है। पर ये तब रिलीजियस फैक्टर होता अगर लोगों को यहाँ पे बराबरी का मौका मिलता, कि अगर सेम चीज मान लो अगर इतना ही प्यार में है, इतना ही चीजों में है, तो सेम चीज पति के लिए भी अप्लाई होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? कि अगर आपकी वाइफ का डेथ हो जाता है तो तुम भी वैसे कर लो। बट नहीं, नियम किनके लिए है? सिर्फ औरतों के लिए। दूसरा चीज, यहां पे जब ये सती प्रथा ऐसा किया गया और सती प्रथा को बंद किया गया, तो नाराज कौन हुए? हिंदू वाले। ये लोग बोले कि ये क्या हमारा धर्म पे खिलवाड़ हो रहा है। पर इस मामले में मैं 100% ब्रिटिशर्स लोग के साथ हूं। उन लोग ये कहते थे कि इंसानियत पहले, बाकी चीज बाद में। ऐसे किसी को जबरदस्ती जलाया नहीं जाएगा, ये एट्रोसिटी है, ये नहीं हो सकता। अब सती प्रथा को बंद तो कर दिया गया, मगर उस वुमन का क्या? क्योंकि उस वुमन को अब दोनों ही फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया, ससुराल वाले ने भी निकाल दिया और मायके वाले भी निकाल दिए। अब करेंगे क्या? तो यहाँ पे ब्रिटिशर बोले कि ऐसे में तो इनका संख्या बढ़ता जाएगा। किनका? ऐसे विडोज लोग का। तो विडोज लोग को रीमैरिज कराने का प्रथा यहाँ पे लाया गया, कि जो लोग भी विधवा हो गए उनको रीमैरिज करा देंगे, उनको दोबारा शादी करा देंगे। और ये चीज़ बहुत ही बढ़िया नियम है, क्योंकि नियम हमेशा दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो औरत हो या चाहे वो मर्द हो। कभी भी किसी एक के लिए नियम सिर्फ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सोसाइटी में वुमन लोगों, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, चाहे वो कोई भी जात के हो, सबको दबाया और कुचला जाता है। ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है? तो ये वाला समझ में आया क्या था? हिंदू लॉ प्रॉपर्टी और सती प्रथा क्या था, कि द ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिशर्स अबॉलिश्ड the practice of sati, and they have also allowed the remarriage of widow, or they have supported the remarriage of widow. So this step was considered to be a blasphemy भी कह सकते हैं, या this step was considered by the Hindu as interference in their religions and custom. So उनके अंदर में कैसा आया? उनके अंदर में गुस्सा और हेट्रेड आया। क्लियर है? समझ आ गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, डिसरिस्पेक्ट ऑफ इंडियंस। ये तो बहुत ही कॉमन है, और ये तो जानने को भी आप तो जानते ही होंगे कि इंडियंस को डिसरिस्पेक्ट करते थे कैसे। कि यहाँ पे जैसे मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो इंडियंस लोगों का औकात इतना बात से आपको साबित होने को मिलेगा कि यहाँ पे स्पेसिफिकली यूरोपियन लोग अपने दुकान में और अपने जगह में, अपने इंस्टीट्यूशन में बोर्ड लगाए थे कि यहाँ पे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। जैसे मैंने ये पॉइंट बोला था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, पता नहीं कैसे मेरे घर में एक डॉग है, वो भौंकने लगा, जोरदार होता है। सो थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है, इसीलिए थोड़ा वीडियो बनाने में लेट भी हो जाता है, बट नथिंग टू वरी। सो यहाँ पे समझ में आया क्या लिखा है? ज़्यादातर यूरोपियंस लोग अपने जॉब, अपने दुकान में, सिनेमा हॉल्स में, इंस्टीट्यूशंस में लिखे रहते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। सो हमारा इज्जत कितना था आपको समझ में आ रहा है। दूसरा चीज़ में क्या कि जैसे मान लो ट्रेन है, ट्रेन का जो भी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास हमेशा यूरोपियंस लोग के लिए बुक रहता था, इंडियंस लोग के लिए अलाउ नहीं होता था। हम लोग को अलग तरीके से भी ट्रीट करते थे, मारा जाता था, हम लोग को गुलाम बोला जाता था और व्हाट नॉट। तो इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, ये आपको ऑलरेडी पता हुआ है। अगर आप थोड़ा सा भी इसको जानते हो तो आप इसको इजीली समझ सकते हो कि कैसे ये सारा इमोशन हमारे अंदर जनरेट हो रहा है और वो क्यों इतना एंगर आ रहा है, क्योंकि हमारे साथ गलत तरीके से व्यवहार हो रहा है। सो पॉलिटिकल कॉज खत्म, सोशल रिलीजियस कॉज खत्म। अभी फटाफट से इकोनॉमिकल कॉज कर लेते हैं, फिर मिलिट्री कॉज, और आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है? चलो इकोनॉमिक कॉज एक बार देख लेते हैं कि फटाफट इसके लिए क्या क्या नियम है, और इस बार थोड़ा इकोनॉमिकल को थोड़ा और स्पीड हम कवर करते हैं, ठीक है? क्या है देखो, एक फेमाइन, मतलब यहाँ पे जब अकाल पड़ गया था ब्रिटिश इंडिया में, तो तब काम किसका था? काम ईस्ट इंडिया कंपनी का था कि वो आके थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड करे, थोड़ा इंडियंस लोगों का मदद करे। मगर यहाँ पे जब बड़ा फेमाइन हुआ था तो सबसे पहले जितने भी फूड ग्रेन्स थे, ध्यान से समझना, जितने भी फूड ग्रेन्स थे वो डिप्लीट होने लगे, उनका जो सप्लाई है वो मार्केट में कम होने लगा। ज़्यादा बारिश नहीं होने की वजह से फार्मिंग ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, और उसके वजह से अनाज का मार्केट में सप्लाई कम हो गया। उसके वजह से बहुत ज़्यादा पैमाने पे अकाल और भुखमरी फैल गया। ब्रिटिशर्स लोग इसमें काम करते और इसमें जो एफर्ट लगाते वो एफर्ट सफिशिएंट नहीं था, ठीक है? वो एफर्ट सफिशिएंट, क्या बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है यार, थोड़ा अवॉइड करना।
यही तो जिंदगी का समस्या है, जब भी कुछ अच्छा करने जाएंगे ना तो पूरा कायनात मिलके बैंड बजाने में लग जाता है। रात को करेंगे तो दिक्कत है, लाइन आ रहा है, क्या बोले, कभी मूड ऑफ हो जाता है। तो थोड़ा सा अभी बैकग्राउंड आवाज़ अगर घजड़ बजड़ आ रहा है ना तो प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि कुछ कुछ फैक्टर मेरे हाथ में नहीं रहते हैं, और फिर मैं जब गुस्सा कर लूँगा ना तो ये बन जाएगा मेरे घर का कलेश का इमीडिएट कॉज। इसीलिए थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फेमाइन डिस्कस कर रहे थे कि फेमाइन आया था, अकाल आया था, ज़्यादा अच्छा बारिश नहीं हुआ, जिससे फार्मिंग अफेक्ट हुआ, जिससे फूड ग्रेन कम हो गया, जिससे कि लोग बहुत तकलीफ में आने लगे और लोग बहुत भूखमरी से मरने भी लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे एफर्ट किया, थोड़ा कोशिश किया, पर वो कोशिश सफिशिएंट नहीं हुआ और लोगों के माइंड में एंगर आया कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नथिंग तो नहीं कह सकते, डिड और ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट, और द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट सफिशिएंट टू ईज द प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। फेमाइन के बारे में क्या लिख सकते हैं कि देयर वॉज अ ह्यूज फेमाइन, और उसका रीजन आप लिख सकते हो, एंड दिस फेमाइन लेड टू द लॉस ऑफ लाइफ ऑफ सिविलियंस, and it was alleged by the Indians that the effort of East India Company was not sufficient to help Indians or to ease the pain or whatever, जो भी आप लिख सकते हो, समझ में। नेक्स्ट है लॉस ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब कुछ ऐसे चीज़ है जिससे कि लोग अपना रोजगार करते हैं, अपना पेट पालना। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ ऐसा एक्टिविटीज था जिसके वजह से उनका, इंडियंस लोगों का लॉस ऑफ लाइवलीहुड होने लगा, उनका नौकरी खतरे में पड़ने लगा। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था इंग्लिश। जब इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आया तो ये दो लोगों के लिए खतरा हुआ, मैंने बता रखा है, पंडित और मौलवी के लिए। तो इनका पेट पे लात पड़ा मेटाफोरिकली, क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लिश सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट्स एंड कॉलेजेस में। यहां तक ठीक है। दूसरा चीज क्या, जितने भी नेटिव ट्रुप्स थे, नेटिव ट्रुप्स को जब डिसबैंड कर दिया गया तो लोग जॉबलेस हो गए। ठीक है, अब डिसबैंड क्यों किया गया, उसके पीछे एक ही कारण है कि ब्रिटिशर लोग अपना पॉलिसी को एक्सपेंड करना चाहते थे, लोकल रूलर्स लोग को वीक करना चाहते थे। सो दिस वर द टू पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विच लेड टू द लॉस ऑफ लाइवलीहुड ऑफ मेनी इंडियंस। बाय इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश लैंग्वेज, द पंडित्स एंड मौलवी बिकेम जॉबलेस and the mean of livelihood was in danger, and when the native troops were disbanded, it also led to severe loss of jobs opportunity and the livelihood of many Indians were affected. This created a feeling of anger and hatred among Indians. मैंने क्या बोला, क्या इमोशन आएगा, गुस्सा का। देखो मेरे को गुस्सा के एक ही इमोजी बनाने आता है, वो चले मैंने बना देता हूँ हर जगह, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, सो मैंने बना दिया। नेक्स्ट है ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट। एकदम ध्यान से समझना, एक वक्त ऐसा था जहाँ पे हम 17 सेंचुरी से लेके 18 सेंचुरी से लेके ये जो समय था, यहाँ पे इतना ध्यान से समझना, और थोड़ा थोड़ा 19th सेंचुरी तक भी अगर बात आए तो भी, कि यहाँ पे हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल था, इंडियन टेक्सटाइल बोले तो कपड़ा, इंडिया का जो कपड़ा था वो बहुत डिमांड में आने लगा। कहाँ पे, स्पेशली यूरोप में। सो यूरोप में इंडियन टेक्सटाइल का बोलबाला था। दे आर विलिंग टू पे ह्यूज प्राइस इन ऑर्डर टू अक्वायर द मटेरियल ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। इंडियन टेक्सटाइल का मटेरियल पाने के लिए वो पागल थे, क्योंकि यार ऑफ कोर्स यार क्वालिटी मैटर्स। मगर ये चीज ध्यान से समझना, जब यूरोप में डिमांड हाई हुआ किसका, इंडियन प्रोडक्ट का, तो वहां पे यूरोप में यूरोपियन प्रोडक्ट का डिमांड बहुत कम होने लगा। मतलब मान लो जैसे इंडियन टेक्सटाइल है वैसे यूरोपियन टेक्सटाइल भी तो है, पर यूरोपियन टेक्सटाइल का चाहिदा उतना नहीं था, उतना डिमांड कम होने लगा। इंडियन टेक्सटाइल का डिमांड बहुत ज्यादा होने लगा। ये चीज ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं था और इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा था, मतलब इंडियंस के पास पैसा जा रहा था। सो ब्रिटिश ने क्या किया, एक कानून लाया। कानून क्या था, ध्यान से समझना, बुक में नहीं लिखा होता, इंटरेस्टिंग सा है। ये लाए कैलिको एक्ट। कैलिको एक्ट दो बार लाया गया, एक 1700 में और एक 1721 में। अब कैलिको नाम ही इंटरेस्टिंग है, क्या है देखो, कैलिको दो वर्ड से मिला है, कैली और को। कैली का मतलब है कैलिकट, तो कैलिकट वो पोर्ट है जहां से टेक्सटाइल इंपोर्ट होता था यूरोप में, और अभी का जो पोर्ट है कैलिकट, कैलिकट कहां पे है, केरला। सो केरला का वो पोर्ट से सामान जाता था बाहर, कहां जाता था, और क्या का सामान था, को मतलब कॉटन। सो कैलिकट का कॉटन का एक ब्रांड दिया गया था, उसका नाम था कैलिको। कितना बढ़िया नाम है कि नहीं। तो ये कैलिको एक्ट पास किया गया था ब्रिटेन में, और जिसके तहत उन लोग हमारा इंडिया का जो कॉटन था उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाए कि इसको आप बेच नहीं सकते। दूसरा चीज, हैवी टैक्सेस लगाया गया था उनके ऊपर,
कि हमारा सामान जब हैवी टैक्स उस पर लगाया गया है और वो सामान जब यूरोप मार्केट में पहुंचता था, तो यूरोपियन लोगों के सामने में दो प्रोडक्ट होता था, इंडियन जिसका टैक्स बहुत हाई है और एक यूरोपियन जिसका टैक्स नहीं लगा है। सो लोग कौन सा खरीदेंगे? ऑफ कोर्स जो कम प्राइस का है। सो इंडियन टेक्सटाइल को डिस्ट्रॉय करने का बड़ा योगदान रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहां तक समझ में आया? सो द ईस्ट इंडिया कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड एन एक्ट और दे ब्रॉट एन एक्ट कॉल्ड कैलिको एक्ट इन 1700 and 1721 in order to discourage the Indian textile in European market or in order to reduce the demand of Indian textile in European market। कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? ह्यूज टैक्सेस और हेवी टैक्सेस वर imposed on Indian textiles in European market। So this incident or this activity of East India Company led to the downfall and destruction of इंडियन ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट। यहां तक समझ में है? जो वो चाहते थे वैसा उन्होंने कर दिया, बात खत्म। नेक्स्ट, इंडिगो कल्टीवेटर्स। अभी यहां से ध्यान से समझना, जब मैं कह रहा हूं कि कपड़ा का व्यापार एकदम बढ़िया चल रहा है, सो इसको कलर करने का भी कलरिंग एजेंट इस्तेमाल होता था, कपड़ा को डाई करना, कलर करना, और ये वो लोग मंगाते थे यूरोप से। सो यूरोप से केमिकल मंगता, मतलब लाते थे, मंगता था क्या होता है, लाते थे, और वो उससे कपड़े को कलरिंग ये लोग करते थे। अब इसको करने के बाद में इनका जो सीओपी होता है, सीओपी मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? थोड़ा सा कॉमर्स का मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट रेफर्स टू दोस कॉस्ट विच आर रिक्वायर्ड और विच आर मेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सर्टेन गुड्स या सर्टेन कमोडिटी। एक कमोडिटी को बनाने के लिए जितना कॉस्ट लगता है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ क्यों जाता था? क्योंकि केमिकल वो लोग लगाते थे। केमिकल कहां से लाते थे? यूरोप से लाते थे। सो इस सामान को इंपोर्ट करना पड़ता था, फिर उसको इस्तेमाल करके बनाना पड़ता था, तो वहां पे उनका जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा बढ़ जाता था। पर हुआ एक तरीके का मिरेकल। क्या मिरेकल? कि इसका जो ये कलर था, इसका अल्टरनेटिव मिल गया, इसका एक ऑप्शन मिल गया, और उसका ऑप्शन था इंडिगो। सो इंडिगो वो प्लांट था जिसका इस्तेमाल करके, जिसके वो सीड्स को इस्तेमाल करके, जो फ्लावर्स को इस्तेमाल करके हम नेचुरल कलर बना सकते थे। और ये नेचुरल कलर का इस्तेमाल करने पे इनका जो कपड़े का कलर चढ़ता था, बढ़िया चढ़ता था, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता था। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाएगा, आप सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस का मार्जिन नहीं बढ़ा के भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। थोड़ा कॉमर्स घुस गया, बट ठीक है, वो जब कॉमर्स पढ़ेंगे तब आप समझ जाना। बट इतना बेसिकली एक चीज जानना, देखो सिंपल, एकदम सिंपल सा थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, है ना, कि मान के चलो कि अगर आप एक सामान बना रहे हो, तो सामान को बनाने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लो आपका लगा 8 रुपया। कोई भी सामान बना रहे हो, 8 रुपया लगा, ठीक है। अब 8 रुपये, चलो 8 रुपये ज़्यादा, मैं 10 का बता रहा हूँ, उसको सामान को बनाने के लगा आपको 4 रुपया। जो भी सामान आप बना रहे हो उसमें आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा, और इसमें आपने इसको मार्क प्राइस किया, मतलब इसमें ठप्पा लगाया कि इतना सेलिंग प्राइस आपने इसको डिसाइड किया कि मैं 10 रुपया में बेचूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 6। सिंपल। मैं तुम्हारा बात बता रहा हूँ, वो मिडिल चेन का बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी का टाइम में ये रेलेवेंट नहीं है, थोड़ा अलग है, क्योंकि हमें कमीशन और ऐड करना पड़ता है। उस पर घुसेंगे नहीं, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ मैं, घुसने लग जाऊंगा फिर, अरे भाई। तो देखो, तो यहाँ पे ये है 6 रुपया। तो प्रॉफिट कमाने का ना, फटाफट बता रहा हूँ, 2 तरीका है। क्या? या तो आप एमआरपी को कम कर दो, तो एमआरपी को तो कम हो नहीं सकता, बिकॉज मार्केट में कॉम्पिटिशन इतना बना हुआ रहता है। या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दो। सो मान के चलो, अगर मैं 4 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रखा हूं और मार्केट प्राइस को मैं, अगर इसको मैं कम कर दे रहा हूं, या फिर मार्केट प्राइस को मान लो मैं दूसरा चीज किया, दूसरा टेक्निक किया, मैं मार्केट प्राइस को बढ़ा दिया, मान लो मैं 14 रुपया कर दिया, तो अब मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 4 का सामान 14 में बिक्री, तो 10 का प्रॉफिट। हालांकि 14 रुपये में कौन खरीदेगा, बट वो मार्जिन है। दूसरा तरीका क्या है? मैं मार्केट प्राइस को चेंज नहीं करके इसको 10 ही रखूंगा, और मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पे मैं अगर 2 कर दिया या 1 कर दिया, तो देखो मेरा मार्जिन 8 हो गया कि नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी वही दिमाग लगाया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि अब जो इंडिगो का जो कलरिंग हो रहा है, वो हम इंडिया में ही कल्टीवेटर्स को बोलेंगे कि तुम इंडिगो उगाओ, और कुछ नहीं। तो अब एक बात बताओ, इंडिया में राइस भी कोई उगा रहा है, कोई व्हीट भी उगा रहा है, कोई बोल रहा है हम एनिमल रियरिंग भी करेंगे, ज्योग्राफी में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। ये सब मीन होता है, संसाधन होता है कि हम या तो लाइफ स्टॉक रियरिंग करेंगे या हम राइस वगैरह उगाएंगे। हम ऐसा चीज को क्यों उगाएंगे जिसको हम खा भी नहीं सकते? मतलब ध्यान से समझना, राइस को अगर इंसान उगा रहा है और वो मार्केट में अगर बेच रहा है, बेचने वाला, खरीदने वाला कल को मना कर दे, तो एटलीस्ट फार्मर लोग उसको पका के खा तो सकते हैं। मगर इंडिगो को ना पका के खा कौन सकता है भाई? नहीं, वो एडिबल नहीं है। तो इसीलिए फार्मर्स लोग इसको मना किया, बोले नहीं नहीं, वी विल नॉट डू इट, वी विल नॉट कल्टिवेट।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब फोर्सफुली उतर गए, क्योंकि उनको तो मुनाफा चाहिए, उनको तो चाहिए कि इंडिगो का कल्टीवेशन हो। सो लोग गलत टैक्टिस से इस्तेमाल करने लगे, क्या उनका फार्म लैंड को कब्जा करने लगे, जला देने लगे, उनके घर को जला देने लगे, उनका सारा क्रॉपिंग सिस्टम और अल्टरनेट लाइवलीहुड सारा को डिस्ट्रॉय कर दिया और उनको फोर्सफुली यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन करने पे मजबूर किया गया। समझ में क्या जनरेट होगा? फीलिंग, गुस्सा। नेक्स्ट, रेंट फ्री लैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कमीशन लाया, ठीक है। उस कमीशन के तहत ये बोला गया था कि अब जिसका भी यहाँ पे जमीन है, जो भी कह रहा है कि ये मेरा जमीन है, आप इसका पट्टा दिखाओ। पट्टा क्या दिखाओ? टाइटल डीड। टाइटल डीड दिखाओ। तो जिसका पट्टा नहीं है, जिसका घर का कागज नहीं है, उसको मान लेंगे कि तुम्हारा जमीन नहीं है और ब्रिटिश लोग उनको लात मार के भगाएंगे। तो ऐसा फरमान जारी कर दिया गया। फरमान मतलब ऐसा नियम बना दिया गया। तो वहां पे आए, और पहले जमाने में तो देखो इतना स्टोर वगैरह का प्रॉपर नियम नहीं होता था। कोई झोपड़ी बनाया, घर बनाया, कागज वगैरह अगर उधर है, बाढ़ आया, घर बह गया, घर ही उड़ा के ले गया बाढ़, तो कागज कहाँ से रहेगा? कोई आया, चूहा कुतर के चला गया, कहीं पे किसी का घर में आग लग गया तो जल गया। तो डॉक्यूमेंटेशन को प्रिजर्व करना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता था। तो यहाँ पे टाइटल डीड को जब प्रोड्यूस करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि यू हैव टू प्रोड्यूस द टाइटल डीड इन ऑर्डर टू शो दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू। बहुत लोग यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाए। Many Indians were unable to produce the title deed due to various reasons. किन्होंने कहा सर समय बहुत हो गया, सड़ गया है, दीमक खा गया, चूहा कुतर दिया, आग में लग गया, फट गया, टूट गया, गायब हो गया, मिल नहीं रहा है, बाढ़ में बह गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ ब्रिटिश लोग नहीं सुने और करीबन 20,000 प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। 20,000 इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर लिया गया। और ये जब्त करने की वजह से लोगों के माइंड में डिसकंटेंटमेंट हुआ और उनके दिमाग में गुस्सा भर गया कि यार ये लोग तो हमें लूटने आए, हमारा भलाई तो बाद में करेंगे, ये लूटेंगे पहले। क्लियर है? अवॉइड प्लीज, थोड़ा साउंड हो रहा है बट टू डू, है ना, ये भी कुछ समय के लिए फिर बंद हो जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया आपको इकोनॉमिक कॉजेस? अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कॉजेस की ओर। चलो नेक्स्ट करते हैं मिलिट्री कॉज। फटाफट इसको दौड़ के चले आते हैं। सबसे पहला है जीएसई एक्ट। ब्रिटिशर ने एक एक्ट लाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, दैट इज कॉल्ड जीएसई, दैट इज जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। ये 1857 में आया था। इसके तहत क्या बोला गया था? इसके तहत बोला गया था कि जो बंगाल का आर्मी है, ठीक है, जो बंगाल का आर्मी है वो रेडी रहेगा डिप्लॉयमेंट के लिए कहीं भी, चाहे वो इंडिया के अंदर में हो चाहे इंडिया के बाहर में हो, हमेशा आपको रेडी रहना है। आपको कहीं भी हम लेके जाएंगे और आपको वहां पे जंग में उतार देंगे, आपको बस रेडी रहना है। ये कानून में लिखा गया था। मगर एक दिक्कत था कि अगर उस जमाने में कहीं आपको अब्रॉड ट्रैवल करना है तो आपको वाटर बॉडीज या सी समंदर वगैरह से आपको क्रॉस करना पड़ेगा, वाटर बॉडी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा और शिप्स वगैरह जहाज वगैरह से जाना पड़ता है। और ये चीज़ दिक्कत था हाई कास्ट हिंदूज स्पेशली ब्राह्मण्स के लिए। वो लोग ये मानते थे कि ये एक टैबू है। टैबू का मतलब क्या होता है कि ये एक बुरा चीज़ है कि हम कैसे समंदर को लांघ सकते हैं, क्योंकि हमारा माइथोलॉजी में उसके प्रति बहुत सारा नियम कानून बनाया गया है एंड उसको अच्छा नहीं माना गया है समंदर को क्रॉस करना। तो उस जमाने में भी ये चीज़ को, प्रथा को बहुत सीरियसली लिया जाता था। तो इसीलिए ये चीज़ का एक ऑब्जेक्शन हुआ सोल्जर के यहाँ। सो जीएसई एक्ट 1857 क्या कहता था पता था कि जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1856 एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द बंगाल army was to be deployed anywhere within or outside India. But there was a problem among the high caste Hindu Brahmins that they considered the crossing or traveling across the sea to be a taboo, and this became a matter of discontentment among Hindus. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स। ट्रूप्स को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। जब यहाँ ट्रूप का बात आता है तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का बात आता है। ध्यान से समझना, ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय दो जगह में इन्वॉल्व था एक्टिवली। क्या? एक इंडिया के बाहर में वो लड़ाई कर रहा था, ठीक है, और इंडिया के अंदर में उसका जो स्ट्रेंथ था वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कॉन्सेंट्रेटेड था, वो तो स्प्रेड हुआ था, कम संख्या था, क्योंकि ज़्यादातर उनका फोर्स बाहर में वो बिजी था। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जगह है जैसे कि दिल्ली, जैसे कि इलाहाबाद, प्रेजेंट डे प्रयागराज, अब ये जो इम्पोर्टेंट जगह था जो कि बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसमें भी ब्रिटिशर्स के सेना और संख्या बहुत कम थे। सो ये कम थे। तो ये एक पहला पॉइंट है जो कि इंडियंस लोगों को, ये मैंने तो गुस्सा का बना दिया, जो कि इंडियंस लोगों को बहुत मोटिवेशन दिया।
कि हाँ अभी वक्त है, राइट टाइम, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर की लड़ाई में उलझा हुआ है, चलो जाके इंपॉर्टेंट जगह को कब्जा कर लेते हैं. सो दिस वॉज द टैक्टिस और दिस वॉज द मेन कॉज. फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स. द ट्रूप्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एंगेज्ड और बिजी इन वॉर आउटसाइड इंडिया लाइक चाइनीज और पर्शियन वॉर. लिख देना ऐसे मेंशन करके. सो द इंडियंस हैज कंसिडर्ड दैट दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी टू डिफीट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एज इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन लाइक दिल्ली और इलाहाबाद वॉज नॉट प्रोटेक्टेड और हेविली कवर्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. सो यही मौका है, मार दो हथौड़ा. तो ये हमें मोटिवेशन मिला. नेक्स्ट, लो सैलरी एंड पुअर प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन. एकदम इजी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडियंस भी थे और ब्रिटिशर्स भी थे, पर ब्रिटिशर्स को ज़्यादा फेवर किया जाता था, इंडियंस को ज़्यादा फेवर नहीं किया जाता था. ज़्यादा सैलरी ब्रिटिश का रहता था, कम सैलरी इंडियंस का रहता था. प्रमोशन में ब्रिटिशर बहुत ऊपर रैंक तक जा सकता था, मगर इंडियंस लोग को प्रमोशन का लिमिटेशन एक रखा गया था. सो इंडियंस लोग सूबेदार रैंक से ऊपर प्रमोट ही नहीं हो पाते थे. ये एक मेजर डिसकंटेंटमेंट बना उसी ईस्ट इंडिया कंपनी का सोल्जर का, कि भेदभाव उनको किया जा रहा है. ठीक है, यहां तक क्लियर है. सो द सोल्जर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और स्पेसिफिकली द इंडियंस इन द ईस्ट इंडिया कंपनी were discriminated in the army. The Indians were paid low salary and the chances of promotion was also bleak मतलब weak भी कह सकते हैं और poor भी कह सकते हैं. ठीक है, the Indians in the East India Company they were prohibited or they were not allowed to be promoted beyond the rank of Subedar, and they were also not paid the salary equivalent to that of Britishers in the East India Company. This became a major discontentment among Indians in East India Company. Clear है, समझ में आ गया. नेक्स्ट, लॉस्ट ऑफ प्रेस्टीज इन अफगान वॉर. ये तो एकदम खतरनाक चीज है. तो यहां से ध्यान से देखना कि 1839 से लेके 1842 तक ब्रिटिशर लोग एक वॉर पे इन्वॉल्व थे, वो था अफगान वॉर. पठान लोगों के साथ उलझ गए अफगानिस्तान. और अफगानिस्तान का तो नियम आप जानते हैं, इंडियंस को बहुत प्यार करते हैं अभी भी. तब से लेके आज तक कोई ऐसा साम्राज्य नहीं है जो कि अफगानिस्तान पे कॉन्कर कर चुका है. रशिया घुसा, लात मार के भगाए. ब्रिटिशर घुसा, लात मार के भगाए. फ्रेंच घुसा, लात मार के भगाए. जो भी अलग अलग चीज वो लोग वहां घुस रहे हैं. यूएस का तो पता ही है, उसको तो खदेड़ के भगाया गया. तो यहां पे जस्ट इमेजिन करना, इस समय जब ब्रिटिशर लोग क्या किए, ब्रिटिशर लोग 21,000 का सेना लेके पहुंच गए. क्यों? क्योंकि उन्हें वहां भी दखल अंदाजी करना था, वहां भी पपेट रिजिम बैठाना था. हिस्ट्री का भी बाद में डाइव करेंगे. बट यहाँ पे जब लड़ाई हुआ, 21,000 का सेना लेके ब्रिटिशर पहुंच गया लड़ने. कहाँ? काबुल. पर अफगान लोग इतना दौड़ा दौड़ा के पीटे, इतना भगा भागा के मारे वो ब्रिटिशर सोल्जर को, कि वो 21,000 लोग को 140 किलोमीटर तक खदेड़ दिए, कि इनको भागने पे ये मजबूर हो गए और 140 किलोमीटर तक रिट्रीट कर गए. जस्ट इमेजिन, 140 किलोमीटर तक पीछे हट गए. जहां पे ये और आगे कब्जा करने वाले थे, तो पठान लोग इतना खुदा खुदा के मारे कि ये पीछे हट गए. सिर्फ एक गिनना चुना बेचारा उनका जो ऑफिसर था, कोई डॉक्टर ब्राइडन बोल के, वो बेचारा जैसे तैसे करके वहां पे आपका एक कैंप है, ब्रिटिशर का कैंप में पहुंचा सबसे पहला लड़खड़ाते हुए. और आधे लोग तो रास्ते में मर गए, कोई लोग को भगा भगा के मारे, कोई लोग को पानी प्यास से मर गए. तो उन लोग का हालत इतना बुरा हो चुका था कि ये एक जिल्लत बन गया. किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए. तो ये एक इंसल्ट हो गया, क्योंकि देखो इनका हवा टूट गया ना. इन लोग जो गुब्बार बना के बैठे हुए थे कि हम ब्रिटिशर्स, हम किसी से नहीं डरते, अफगान लोग दौड़ा दौड़ा के मारे, भगा भगा के मारे पठान लोग. और ये चीज हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बना कि अगर अफगान लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते. सो दिस बिकेम अ इंस्पिरेशन फॉर इंडियन ट्रूप्स that Britishers are, first of all, they are defeatable. They can be defeated, and this thing was proved in the Afghan war when they were defeated in Afghan war. So this became a motivation or a source of motivation for the Indians that they can defeat the Britishers too. So लोग बोले let's do it, हम भी खुदा के मारेंगे उनको. Next, disproportionate between Indian and British troops. एकदम सिंपल. इंडिया में इंडियन ट्रूप का संख्या था उस जमाने में लगभग 2,33,000, 2,33,000 सोल्जर्स इंडियंस थे. और जहां पे लगभग ब्रिटिशर्स लोग को कहा जाता है 45,000 के आसपास थे. तो आप ही देख लो कि एक ब्रिटिश सेना को, एक ब्रिटिश ऑफिसर को कुदा कुदा के मारेंगे तो कितना दूर तक कुदा के पीट सकते हैं.
ये बात पता था। सो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने एडिशनल ट्रूप्स का डिमांड हमेशा रखा कि यहाँ पे एडिशनल ब्रिटिश ट्रूप्स को भेजो, क्योंकि जिस दिन ये चीज़ ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले रियलाइज कर गए, स्पेसिफिकली सोल्जर, क्योंकि नंबर का डिटेल किसके पास होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर के पास, तो ये इंडियंस लोगों के पास ये डेटा था। और जिस दिन ये यूनाइट हो गए और जिस दिन ये ठान लिए कि हम ब्रिटिशर्स लोग को खुदा खुदा के पीटेंगे, फिर हमें कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सब नंबर का खेल है। ठीक है, समझ में आ गया। सो डिसप्रोपोर्शनेट बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश ट्रूप्स की वजह से हमारे अंदर कैसा हुआ, हमारे अंदर मोटिवेशन आया, हमें इंस्पायर किया कि दे आर ह्यूजली आउटनंबर्ड एंड दिस इज द राइट टाइम हाउ वी कैन डिफीट देम एंड दिस इज द राइट टाइम टू डिफीट द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दिस डेटा वाज ओनली अवेलेबल विथ द इंडियंस इन ईस्ट इंडिया कंपनी और द सोल्जर्स। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। सो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं पूरा डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हमको लिखना है और क्या करना है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने सारे कॉजेस पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं हमारा इमीडिएट कॉज। एक बार इमीडिएट कॉज जान लेते हैं कि क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से इतना सारा गुस्सा, जो पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक कॉज और मिलिट्री कॉज का जो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा था, वो एक जगह में जाके कैसे फूटता है। वो चिंगारी क्या था, वो चिंगारी था इमीडिएट कॉज। ध्यान से समझना। पहले ब्रिटिशर्स लोग के पास एक पुराना गन हुआ करता था। वो गन का नाम क्या था, मस्केट गन। क्या नाम, मस्केट। अब ये मस्केट को शॉर्ट में ब्राउन बेस भी बुलाते थे। मैं बीबी लिख दिया हूँ, बिग बॉस नहीं लिख देना, ब्राउन बेस। तो ये मैं लिख ही देता हूँ, क्या पता, ब्राउन बेस। ठीक है। अब गन जितना सोफिस्टिकेटेड और जितना ऑटोमेटिक हो और जितना पावरफुल हो, उतना राज करने में बहुत अच्छा है, उतना फायर पावर आपका बढ़ेगा। अभी तो गैटलिंग गन भी आ गया। आप लोग वीडियो गेम का हम एरा में बैठते हैं तो हमें मल्टीपल चीज़ें पता है कि कितना ऑटोमेटिक राइफल्स और गन आ गए हैं, क्योंकि जितना ऑटोमेटिक और जितना पावरफुल गन, उतना डोमिनेशन करने में बड़ा आसान। सो ब्रिटिशर लोगों का पुराना गन था। पुराना गन में क्या था, पुराना गन कैसा था समझना। पहले तो वो बहुत बड़े बड़े होते थे। तो मान लो 5 फीट का है, 6 फीट का गन होता था, इतना बड़ा सिंगल बोल्ट राइफल एक एक। तो लोग क्या करते थे, मान लो ऐसा गन है ना, तो गन को लोडिंग प्रोसेस बता रहा हूँ, उसमें लेते थे, फायर करते थे और उसका लोडिंग प्रोसेस किया, फिर उसके बाद उसको ऐसे सीधा करते थे। मान लो ये उसका नोजल है, ऐसे रखते थे एक हाथ से। ठीक है। फिर यहाँ पे एक तरफ से वो गोला लेते थे, गोली, छोटा शॉर्ट पुट, उसको डालते थे। फिर उसके बाद में एक पाउच रहता था जिसमें बारूद का पाउडर रहता था, उसको लेके ऐसे डालते थे। फिर उसके बाद में इसी गन में एक छोटा सा रॉड लगा रहता था, बहुत पतला सा। उस रॉड को निकालते थे और उसको ऐसे ऊपर से ठूसते थे, ऐसे स्टफ करते थे। इतना करने के बाद में लोड करके एक राउंड फायर। कितना लेट होता था। तो अब उन लोग थोड़ा सा टेक्निकल लाए और पुराना गन जो मस्केट गन था उसको थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन लाए। तो इसका मॉडिफाइड वर्जन क्या था, इसका मॉडिफाइड वर्जन था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। और ये एनफील्ड राइफल का लोडिंग प्रोसेस और रेंज बहुत इफेक्टिव था, थोड़ा एडवांस था एज कंपेयर टू मस्केट गन। तो उसमें क्या था, सेम प्रोसेस था बट थोड़ा सा अलग था। क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पहले गोला डालो, फिर बारूद डालो, फिर उसको स्टफ करो, ठूसो, फिर उठा के फायर करो। तब तक तो आदमी सामने से दौड़ दौड़ के आके मार देता था। इसीलिए तो अफगान लोग जीत गए कि लोग जब तक गोली लोड करके अपना दूसरा फायर करेंगे तब तक सामने वाला आके इन्हें 2 झापड़ मार के भाग जाता था। गला वाला काट के ऐसे सजा के निकल जाता था, ऐसे बैग में भर के ले जाता था। अब उसको थोड़ा एडवांस करना था तो लोग एनफील्ड राइफल लाए। ये कब हुआ, 1856 की तरफ। एनफील्ड राइफल में क्या था, थोड़ा एडवांस था। थोड़ा एडवांस कैसे था कि जैसे मान लो कि हाँ, जैसे टॉफ़ी होता है ना, टॉफ़ी आप लोग खाए हो, तो वैसे ही टॉफ़ी। तो मान लेते हैं कि ये कैप है, ये अपना क्या बोलते हैं, ये अपना है वो कैट्रिज गोला। अब इसमें लोग क्या किए कि अलग से वो बुलेट, अलग से बारूद, ये दो चीज कैरी करके लेना था। तो लोग बोले कि हम एक छोटा सा पैकेट बनाएंगे और इसी पैकेट में ही के अंदर में हम पहले से गोला डाल दिए होंगे, इसी में ही बारूद पहले से आ गया होगा। बस करना क्या है, इसको ऐसा लगा होगा, ये इसको ऐसा पैकेजिंग किया होगा जैसे टॉफी के जैसा, और ये एक एक कार्ट्रिज होगा, ये एक एक कार्ट्रिज। तो अब 2 चीज अलग अलग कैरी करके नहीं लेके जाना पड़ेगा, अब एक ही चीज अपने को कैरी करके जाना है, ये और इसके ऊपर ऐसे ऐसे पैकेट से लगा हुआ है, ऐसे ये कागज से बंधा हुआ है। अब क्या करना है, गन और बुलेट, कार्ट्रिज, जहां भी जाना है तो उठाना है। लेफ्ट हैंड से गन पकड़ेंगे, इधर से कार्ट्रिज उठाएंगे, कारतूस, और इस कारतूस को जो ऊपर में जो पेपर होगा उसका टीयर कर देंगे। सफल पुड़िया खाने वाला एक्सपर्ट समझ गए होंगे, है ना, कैसे फाड़ देंगे। फाड़ने के बाद में जो कंटेंट है इसको ऐसे डालेंगे
डालने के बाद में वही स्टफिंग का प्रोसेस एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे टाइम सेव होता है, रेंज भी बढ़ता है। टाइम सेव कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 की जगह में हम एक ही पाउच मिल गया और उसको डाल दिए, दांत से काटे, डाले, लोड किए, फायर किए। क्लियर है? तो दिक्कत क्या है? दिक्कत था कि यहाँ पे जो इसका कार्ट्रिज था, इसका जो कार्ट्रिज था, जो मैंने आपको गोली बताया, इसका जो टॉप पेपर था जो कि टियर करना था, वो ग्रीस किया गया था क्योंकि उसको बांधा गया था। और ग्रीस करना मतलब केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करके ग्रीस करके, तो वो तो अच्छा हो सकता था, मगर मैंने क्या कहा, गोली को बनाने का भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनको कम करना था। तो उन लोग तो मतलब क्या ही बोले, तो उन लोग केमिकल की जगह में उनको एक सब्सटीट्यूट मिल गया। सब्सटीट्यूट क्या मिला कि इसको ग्रीस करके पेपर को होल्ड करके बाइंड करने का क्या था? चर्बी, फैट। फैट किसका? जो जानवर इंडिया में सस्ता में मिल रहे हैं उनको लाओ, मारो, फैट निकालो, उस फैट से ग्रीजिंग करो और उसका गोली बना के दे दो। सो उसका फैट किसका था? एक काऊ और पिग। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हिंदुइज्म में काऊ को बहुत धार्मिक मानते हैं, सेक्रेड मानते हैं, ये बात तो सबको हमें पता है। बट हिंदुइज्म में तो काऊ को सेक्रेड मानते हैं, तो वो लोग उसको मुंह लगा नहीं सकते, अछूत हो जाएंगे, अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगर पिग लोगों का फैट अगर मुस्लिम लोग लगा दिए तो उनका दिक्कत है। तो इस्लाम में पिग को हराम माना जाता है, ठीक है, उसको हराम माना जाता है, मतलब इन सेंस में उसको अप्योर नहीं माना जाता है, ठीक है। तो अब उन लोग भी इसको मुंह पे नहीं लगा सकते क्योंकि ग्रीस हुआ है। तो अब इंडियंस लोग के माइंड में, स्पेशली जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, उनका सब्र का बांध टूट गया। उन लोग बोले भाई इनफ इज इनफ। अब इन लोग हमारा रिलीजियस पे दखल अंदाजी करने लगे हैं, सारा चीज इज ओके, बट अब ये चीज में हम उनको नहीं झेलेंगे। और ये बात कब प्रूफ हो गया पता है? ये बात तब प्रूफ हो गया जब एक कार्ट्रिज का बॉक्स जब ट्रैवल हो रहा था और वो मार्केट में गिर गया। क्या? कार्ट्रिज का बॉक्स। और मार्केट में जब गिरा तो मार्केट में कारतूस वहां पे फैल गया, मार्केट में गिर गया, बॉक्स खुल गया, और वहां पे जितने भी डॉग्स लोग थे उसको कंज्यूम करने लगे, उसको चाटने लगे, उसको खाने लगे। सो लोकल देखने लगे कि कुत्ता लोग कब से गोली खाने लगे हैं भाई, तो उनको शक होने लगा। उसके बाद ऐसा बहुत जगह में ऐसे फैक्ट्रीज मिलने लगे जहां पे ये कारोबार हो रहा था, जहां पे ब्रिटिशर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर लोग सब कॉन्ट्रैक्ट देके बहुत सारे प्रोड्यूसर लोगों को, जो कि अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट देते थे कि तुम लोग ऐसा फैट को अक्वायर करो और इसको कार्ट्रिज को बनाओ, हम आपको पेमेंट देंगे। ये बात लोगों ने पता जब चला तो लोगों का गुस्सा तो फूट पड़ा भाई, उन लोग का दिमाग खराब हो गया। उन लोग बोले भाई इनफ इज इनफ, अब और नहीं झेल सकते। अब उन लोग में ये चीज को मैसिव प्रोटेस्ट करने लगे। इवेंट्स तो हम स्किप करेंगे, बट मैं बता रहा हूं मैसिव प्रोटेस्ट करने लगे। और उस प्रोटेस्ट को स्पीयरहेड किया किसी और ने नहीं बल्कि मंगल पांडे ने। सो मंगल पांडे स्पीयरहेडेड द मूवमेंट। उन्होंने कहा, उन्होंने पहली बार बरकपुर जो कि प्रेजेंट डे बंगाल में है, वहां पे इस चीज का विरोध प्रदर्शन किया। और यहां पे ये पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विरोध करना मतलब तोप से बांध के उड़ा देते थे उस जमाने में। तो तोप से बांध के उड़ा देने का और मौत का सजा पाना, या पेड़ में बंधवा देंगे, फांसी लटका देंगे, हाथी से चिरवा देंगे, ये सब काम किया जाता था। क्योंकि 1857 से पहले आपका 1817 का रिवोल्ट जो मैंने कहा ना, जो उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था, वहां पे भी ऐसा किया गया। जो हमारे लीडर थे उनको बीच चौराहे में हाथी से चिरवा दिया गया था, दोनों हाथी से बंधवा दिया गया, उल्टा टांग के 2 अलग डायरेक्शन में कूदा दिया गया था। तो जस्ट इमेजिन करो कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे रिवोल्ट को सप्रेस करता है। तो यहां पे इनको सप्रेस नहीं करता, इन लोग को सप्रेस करता, और यहीं से शुरू होता है 1857 का जंग। इमीडिएट रीजन, इमीडिएट कॉज क्या था? कार्ट्रिज। क्लियर है? समझ में आ गया? इसको इंग्लिश में लिखना हम लोग लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? ऑल इजी, ऑल ओके। तो देखो ये वाला इमीडिएट कॉज में आप लिख देना 3-4 पॉइंट बना के, मोर देन इनफ, इजी है, एकदम आसान। क्लियर है? अब हम समझते हैं। देखो इवेंट तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो इवेंट को ज़्यादा जाएंगे नहीं कि लड़ाई में कौन आया, कहाँ गया, किधर लड़े, क्या लड़े, कैसे लड़े, क्या, उसको स्किप करेंगे। डायरेक्ट अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो पहले तो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि शायद ये 2 वीडियोस में आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा लेंथ बड़ा हो गया है। सो अगर लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा और मेरा रिसोर्सेज का लिमिटेशन होता है तो मैं एक वीडियो में नहीं ला पाता हूँ। सो इसका अगर आएगा तो 2 वीडियोस में आ जाएगा, तो आएगा तो देख लेना, आपके कंफर्टेबिलिटी जैसा आपको लगे। नेक्स्ट, अब इसका कारण क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि इंडियंस लोग ये वॉर हार गए। हाँ भाई, हम लोग वॉर हार गए, हमारे लीडर्स को मार दिया गया, ये रिवोल्ट को कुचल दिया गया बहुत बेरहमी से, बट हमने बहुत अच्छी तरीके से लड़ा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ से वो गाना भी
बहुत बार में बनाया गया था ना कि खूब लड़ी मर्दानी जैसे झांसी वाली रानी थी। तो वहाँ से ये मोटिवेशन मिला यार हमें कि यहाँ पे वुमेन लोग भी इतना आगे बढ़े, सब कोई लड़े, हम इतने अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस दिए, हमने कोशिश किया, हम फेल हो गए वो अलग बात है, पर हमने कोशिश किया और ये मोटिवेशन बनेगा हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। बट हम फेल हुए, पर फेल क्यों हुए, उसका कारण क्या था? उसका कारण था ये मेन 3। सबसे पहला लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द लीडर्स, लीडर्स लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन था नहीं, और उसका 2 एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। कोई भी लड़ाई कोऑर्डिनेशन के बगैर जीतना नामुमकिन है। लड़ाई तो दूर का बात है, आप कोई मैच नहीं जीत सकते हो अगर आप टीम एफर्ट नहीं डालोगे तो यहाँ पे जैसे कि एक इशू था इनका डेट का, जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि ये स्टार्ट करने का डेट था 31 मई 1957। अरे यार 1857, माय मिस्टेक। तो 31 मई 1857 को ये वॉर स्टार्ट करने का इन लोग प्लान बनाया था, एक साथ कोऑर्डिनेटेडली स्टार्ट करेंगे, बट ये वॉर इससे पहले स्टार्ट हो गया। The war was supposed to begin on 31st May 1857, but it began early. सेकेंड एक चीज का, इसीलिए ये चीज क्या दर्शाता है कि हमारे बीच में कोई कोऑर्डिनेशन था नहीं या कोऑर्डिनेशन इतना इफेक्टिव हुआ नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे भी कोई भी इंपॉर्टेंट जगह रहता है, जैसे यहाँ पे मान लो दिल्ली, तो दिल्ली क्यों इंपॉर्टेंट है? वो राजधानी है, वो कैपिटल है, वो गढ़ है। कोई जगह का कैपिटल आप कब्जा कर लो तो वहां पे आप क्लेम कर सकते हो कि पूरा जगह आप जीत सकते हो, वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो जहां पे जब कुछ सोल्जर लोग दिल्ली में पहुंचे और दिल्ली में इंडियन सोल्जर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अगेंस्ट में वहां पे कब्जा करके लड़ने लगे, तो बाद में ब्रिटिशर लोग इसको रिकैप्चर कर लिए, फिर से दिल्ली को रिकैप्चर कर लिए, और दिल्ली को जब रिकैप्चर किए तो इसको रिलीफ करना, या फिर ये जो सीज है, सीज मतलब ये जो कब्जा हो गया, इसको रिलीफ करने का किसी ने कोई एफर्ट किया ही नहीं, ना ही नाना साहेब ने, ना ही कोई दूसरा लीडर ने। तो यहाँ पे डेट का फिक्स नहीं, दिल्ली जैसे इंपॉर्टेंट जगह को जो छुड़ाना था, जो ब्रिटिशर ने फिर से कब्जा कर लिया, इसके ऊपर कोई छुड़ाया किसी ने भी नहीं। तो ये शो करता है कि हमारे लीडर के बीच में कोऑर्डिनेशन था ही नहीं, जब था नहीं तो जीतते कहाँ से? तो ये था पहला कॉज। सेकंड कॉज क्या है? सुपीरियर इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेस ऑफ ब्रिटिशर्स। कोई भी लड़ाई को जीतना है तो सबसे ज्यादा चीज क्या में फोकस करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन, रिसोर्सेस, जो कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब में एक होलसम पैकेज होके आता है ना। तो यहाँ पे उनका जो सुपीरियर इक्विपमेंट था, क्या क्या इक्विपमेंट था याद रखना, उनके पास में, ब्रिटिशर के पास क्या था? टेलीग्राम। अरे यार मेरे मुंह से भी टेलीग्राम बार बार निकल रहा है, टेलीग्राफ, ठीक है। तो टेलीग्राफ सिस्टम से क्या हो सकता था? उनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट हो सकता था, क्योंकि बैटल में सबसे ज्यादा क्या काम आता है? कम्युनिकेशन। गेम में सबसे ज्यादा क्या काम आता है? कम्युनिकेशन। इफेक्टिवली आप टीम मेंबर के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे तो एक मैच नहीं जीत सकते, यहाँ तो जंग जीतने का बात है, ठीक है। दूसरा चीज, हमारे पास ब्रिटिशर लोग के पास क्या था? ब्रिटिशर लोग के पास था ट्रेन का सिस्टम। तो इससे वो लोग क्या कर सकते थे? इससे वो लोग ट्रांसपोर्टेशन एकदम फास्ट कर सकते थे। एक जगह में सोल्जर का रिक्वायरमेंट है, तुरंत हम टेलीग्राफ करते थे और वहां से सोल्जर उस जगह में पहुंच जाते थे। दूसरा चीज क्या था? हम सी से, रास्ते से, उनका नेवी का जो पावर था वो इस्तेमाल कर सकते थे, तो जिससे कि हम सोल्जर को एक जगह से दूसरे जगह तक आराम से पहुंचा सकते थे, आराम से। मतलब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझना, मैं सिर्फ ऐसे सदर्न कोस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा सदर्न कोस्ट, मान लो कि ये उनका नेवी है, ये तो पूरा तीनों जगह वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो अगर एक जगह है इधर, यहाँ से मान लो ये पूरा इलाका में अगर वो जा भी सकते हैं, मान लो ब्रिटिशर को ये पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उन लोग जमीन रास्ता से जा सकते थे। पर जमीन रास्ता से अगर भी मान लो उनके लिए डिसएडवांटेज होता, क्योंकि बागी लोग घेर लिए हैं किसी भी दौरान, तो लोग वाटरवे से लोग ट्रैवल करते हुए एक जगह में किसी भी जगह में जा सकते थे। नियर बाय इलाका से वो लोग सोल्जर का रिक्वायरमेंट और सारा फोर्सेस भी मंगा सकते थे, समझ में आए? तो ऐसा तो कहने को होता है कि जब बैरकपुर और बाकी जगह में जब रिवोल्ट बहुत बड़ी तरीके से स्टार्ट होने लगा, तो यहाँ पे म्यांमार से और आसपास से बर्मा, उस जमाने में बर्मा था, सो बर्मा से भी सेना को मंगाया गया था, और जिससे कि इस फोर्स को पूरा कुचला गया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा सुपीरियर इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज ऑफ ब्रिटिश, हमारे पास इसमें से कुछ भी नहीं था, सो हम हार गए। नेक्स्ट, वॉर वॉज लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब ये पैन इंडिया कभी बन ही नहीं पाया। पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया में ये फैल ही नहीं पाया। क्यों फैल नहीं पाया? क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन थे। जैसे पंजाब, मैंने आपको कहा ना, पंजाब के पहले ही वो लोग लाल सिंह, तेज सिंह और शेर सिंह, इनके सारे बहुत सारे जो लीडर थे उनको ऑलरेडी मार दिए थे, उनका ऑलरेडी सफाया हो चुका था, या तो मार दिए थे तो कब्जा कर दिया गया था। तो पंजाब पहले ही टूट चुका था, क्योंकि ब्रिटिशर लोग
ये इवेंट स्टार्ट होने से, रिवोल्ट स्टार्ट होने से पहले ही पंजाब का खात्मा हो चुका था, बड़े बड़े लीडर को सप्रेस कर दिए थे। दूसरा, एक लीडर तो कुछ कुछ ऐसा भी था कि हैदराबाद, अभी जैसा हैदराबाद है ना, वहाँ पे एक राजा बैठता था, उसको कहते थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो ये जो निज़ाम था हैदराबाद का, ये तो सिर्फ पैसे का लालची था भाई। तो ये तो पैसे जहाँ फेंकते थे ब्रिटिशर लोग को वो सपोर्ट करते थे। तो ब्रिटिशर लोग को सपोर्ट करना है। जैसे मैसूर को कैसे कब्जा किया, हैदर अली, टिप्पू सुल्तान, इनको हराने में मुख्य किरदार निज़ाम ऑफ हैदराबाद का भी है, इनको हराने का मुख्य किरदार मराठा लोग भी है। तो ये लोग का सपोर्ट के साथ ही ब्रिटिश लोग आगे बढ़े और बहुत लोगों को कब्जा किए। तो यहाँ पे पंजाब आया नहीं, निज़ाम ब्रिटिशर को सपोर्ट किया, ऑल ओवर इंडिया ये मूवमेंट फैल नहीं पाया, और तो इसीलिए मूवमेंट लोकलाइज्ड होकर रह गया। और जब लोकलाइज्ड होकर रह गया तो सारे के सारे इंडियंस लोग एकजुट होकर यूनिटी के साथ इनको तोड़ नहीं पाए। ये दिल में एक मलाल और एक गिल्ट रह गया कि हम यूनिटी के साथ लड़ नहीं पाए। एंड दिस ऑल बिकेम द कॉजेस दैट व्हाई इंडियन लॉस्ट द 1857 वॉर। क्लियर है, समझ में आया? इससे क्वेश्चंस आते हैं, बोल के आपको लिखाया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट की ओर, दैट इज रिजल्ट्स।